सेलिब्रिटीज में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है? साथ में रह के एक दूसरे के सर पे बर्तन मारने से तो अच्छा है कि हम अलग रहें, खुशी से रह लें। पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं। पहले ये दोनों जिम में साथ जाया करते थे, अब ये जिम अलग जा रहे हैं। पहले तो हाथ पकड़ के चलते थे, आजकल तो हाथ भी नहीं पकड़ के चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। आप यहाँ कीचड़ में भी कूद जाओगे ना तो आपको देखने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एयरपोर्ट पे लोगों को बुला लिया और उनको बोलते हैं अरे आपको कैसे पता लगता है मैं कैसे कहाँ हूँ, सिर्फ न्यूज में दिखाने के लिए। देखो कितने हम्बल बंदे हैं, जानबूझ के इस एंगल से अपनी वीडियोस बनाते हो कि लोग ज्यादा ल्योर हों। एलुमनी अमाउंट की बहुत बात होती है। अभी युजवेंद्र चहल के केस में 60 करोड़ लगेंगे, 60 करोड़। जितनी बड़ी हैसियत उतना अमाउंट। गलती पत्नी की थी भैया, डिवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं था या पत्नी अत्याचार करती थी पति में, इस बात का हो रहा है। तो क्या पति को मिल सकती है? बहुएं क्या करती हैं, कई बार ससुर के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए थे। अब मुझे ये बताओ कि आप समाज में अपनी इज्जत बचाओगे कि बहू के ऊपर आपने कुछ अत्याचार की इस तरीके की हरकत कर दी, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बचाओगे? करंट कानून है बायस्ड मैन के अगेंस्ट कि भाई हर चीज में मैन ही गलत है या हर चीज में मैन ही। भाई कितने लड़के बाहर निकल के आते हैं कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। रेप के जितने भी केसेस होते हैं उसमें किसके अगेंस्ट आते हैं? लड़कियों के अगेंस्ट कर रहे हैं ना। जिनके अगेंस्ट इस तरह के क्राइम हो रहे हैं तो बचाया तो उनको जाएगा ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा सिंपल सा, दहेज लेना देना गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ, नहीं तो जेल हो जाएगी। अब मैं कहूँ कि एलिमनी लेना देना, तो शादी करेंगे तो देंगे नहीं और टूटेगी तो ले लेंगे। आदमी की प्लानिंग है कि हाँ यार बच्चे की पढ़ाई का ये है, रिटायरमेंट का, घर का, हर खर्चे की SIP हो रखी होती है, इस खर्चे की कोई SIP नहीं होती और ये सारी SIP खा जाता है। सारी SIP ये प्रॉपर्टी खा जाता, पूरा घर खा जाता है। तो इसकी भी एक SIP पहले डाल के रखो अलग से, बिना बताए। नमस्कार, जनता जनार्दन की जय हो। आज का पॉडकास्ट बड़ा गंभीर पॉडकास्ट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन महिला कानूनों के बारे में जो कि बने तो थे महिला की रक्षा के लिए, बट कुछ चंद महिलाओं ने इसको बेनिफिट में यूज ले लिया है और पुरुष के अगेंस्ट काम करने लग गई हैं। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि काफी पुराने बने हुए हैं, जो उस समय बने थे जब महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता था। अब उन अत्याचारों को कंट्रोल करने के लिए जो सारे कानून बने, उस कानून का मिसयूज करके अब कुछ महिलाएं पुरुषों पे अत्याचार कर रही है। अतुल सुभाष केस हम जानते हैं, कई ऐसे केस जानते हैं आज की डेट में जो मीडिया में हाईलाइट रहे, जिसकी वजह से पतियों ने सुसाइड किया। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एक लड़का लड़की का 5 साल हेल्दी रिलेशनशिप रहा, उसके बाद म्यूचुअल तरीके से ब्रेकअप हुआ। लड़की 5 साल बाद दोबारा आके भी कह सकती कि अरे आज के 5 साल पहले हम जब रिलेशनशिप में थे ये मुझ पे अत्याचार करता था या जबरदस्ती करता था और मुझे इस पे केस करना है, और एक वर्बल कंप्लेन के आधार पे केस हो जाएगा, पुलिस उठा के लड़के को ले जाएगी। अगर शादी के केस में पति पत्नी में अनबन हो गई है और उस केस में अगर पत्नी गलत भी है तो भी पति को ही हर्जाना देना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी है, उसमें महिला के क्या अधिकार हैं, पुरुष के क्या अधिकार हैं, ये समाज में डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं। एक आम आदमी का अगर डिवोर्स का केस है तो 8 साल 10 साल 20 साल चल सकता है, लेकिन सेलिब्रिटी का केस जल्दी डिसाइड होता है। क्यों? ये जो डिवोर्स में अमाउंट मिलता है ये कितना मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे डिसाइड होता है। आजकल के युवा शादी क्यों नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते, क्या क्या चीजें आदमी को रिलेशनशिप में आने से पहले या शादी करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और ये डिस्कस करने के लिए हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर विकास नागवान जी। इनकी फर्म अलग अलग एरिया में प्रैक्टिस करती है, कानून के बारे में काफी जानते हैं और 8 से ज्यादा हाई कोर्ट में अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। तो भैया आप रिलेशनशिप में हैं या आने वाले हैं, शादी करने वाले हैं या शादीशुदा हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है या गलत चल रहा है, जो भी चल रहा है, आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का पॉडकास्ट समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। हम करते हैं सीधे पॉडकास्ट की शुरुआत। वेलकम विकास जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार। सर आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपके हमारी टीम ने बहुत तगड़ी रिसर्च की है और हर व्यक्ति हमारी टीम से, और आई होप जो भी ऑडियंस में एक्साइटेड है सुनने के लिए, क्योंकि जो जो टॉपिक्स हमने आज के डिसाइड किए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सर रिलेशनशिप्स पे और आज के जो सेलिब्रिटी डिवोर्स हो रहे हैं, जैसे अभी युजवेंद्र चहल का हुआ, हार्दिक पांड्या का हुआ, तो ये एक सेलिब्रिटीज में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है कि क्या कारण है, इनके डिवोर्स क्यों होते हैं इतने? देखो डिवोर्स तो किसी के भी हो जाते हैं, ऐसा जरूरत हो ना कि सेलिब्रिटी के हो रहे हैं। बस ये है कि आम जनमानस को सेलिब्रिटी की लाइफ में पोक करना ज़्यादा आसान लगता है, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। लेकिन डाइवोर्स जो है वो आज भी हो रहे हैं, आज से 20 साल पहले भी होते थे, 50 साल पहले भी होते थे। धर्मेंद्र जी ने तो 2 शादियां की हैं, पहली से डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन उनके टाइम पे भी डाइवोर्स होते थे। तो डाइवोर्स का बढ़ने का जो रीज़न है, क्या चीज़ें सेलिब्रिटीज़ के अंदर, लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं।
और उसमें वो किसी तरीके की ना अड़चन नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि भाई किसी का इंटरफेरेंस हो। और धीरे धीरे करते वो जो लाइफस्टाइल है, टॉप लेवल का जो लाइफस्टाइल है और जो लोअर लेवल का लाइफस्टाइल है, उस तरीके के लोग जो हैं, जैसे टॉप लेवल पे कोई भी आदमी है तो कहता है कि यार मैंने बहुत ज़िंदगी जी ली, 60-70 साल की ज़िंदगी है, 80 साल की होगी ज़्यादा, खुशी से जी लो। साथ में रह के एक दूसरे के सर पे बर्तन मारने से तो अच्छा है कि हम अलग रहें, खुशी से रह लें। जैसे अरबाज खान का डाइवोर्स हुआ, लेकिन कई बार ये पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं, कई बार जेन्युइन होते हैं। तो डिवोर्सेस का तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आज की डेट में बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज से 10 साल बाद नहीं होंगे। लेकिन सर स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, मुझे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है, पर जितना आसपास में सुनते हैं, आज के 5 साल पहले कोई इक्का दुक्का सुनने में आता था और वो भी लगता था अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, 100 में से एक है, बुरी बात है। अभी ऐसा लगता है हर दूसरे दिन इसका भी हो गया, उसका भी हो गया। ऐसा लग रहा है कि यार हर घर में या हर किसी की जानकारी में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा है। तो कुछ एक विशेष कोई समाज में चेंज आ गया है, ऐसा क्या आ गया? देखिए, समाज में चेंज का मैं बताऊं आपको, पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस आपके पास ज़्यादा है। ठीक है। पहले लोगों को पता लगता था 24 घंटे बाद अखबार में कोई चीज़ आ गई तो, और न्यूज़पेपर में तब लिखा जाता था देश हित की चीज़ें हैं, देश को इफेक्ट कर रही हैं। सेलिब्रिटीज़ का तो एक पेज होता था, पेज 3, वो भी बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था शायद, उससे पहले तो वो भी नहीं था। तो आपको सेलिब्रिटीज़ के बारे में कितना पता होता था कि आपने मूवी देख ली, कोई बड़े थिएटर पे गए या हॉल में गए, बड़े पर्दे पे देखा, और दैट्स इट। उसके अलावा आप उसको कभी डीडी न्यूज़ पे देखते थे या किसी और आपने छोटे मोटे किसी सीरियल में देख लिया। अदरवाइज आपको पता नहीं रहता था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद फिल्म फेयर की जो आपकी मैगजीन्स हैं वो आनी शुरू हो गई, तब आपको थोड़ा सा गॉसिप मिलना शुरू हुआ। आज की डेट में क्या होता है कि चीज़ होती बाद में, पहले इन्फॉर्मेशन होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे र्यूमर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इंटरनल टीम के लोग हैं, वो देखते हैं कि भाई इनके घर में कुछ दिक्कत चल रही है, तो वही न्यूज़ लीक करना शुरू कर देते हैं कि इनके साथ ऐसा हो सकता है। नहीं, वो तो ऐसा भी होता है आजकल की, पहले ये दोनों जिम में साथ जाया करते थे। हाँ। अब ये जिम अलग जा रहे हैं, वो जिम अलग जा रहे हैं। हम 3 दिन से देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? तो आजकल तो पेपराजी ये भी कि कौन जिम साथ गया, कौन ऐसे गया। अच्छा, पहले तो हाथ पकड़ के चलते थे, आजकल तो हाथ भी नहीं पकड़ के चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। ये तो है कि लोगों को इस तरह की चीजें देखने में मजा आ रहा है, तो लोग दे रहे हैं। तो आज इन्फॉर्मेशन की एक्सेस आपके पास ज़्यादा है, पहला। दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों में पेशेंस कम है। तीसरा, पहले जब लोग थे, जो भी अपने हमसे पहले की जनरेशन थी, वो सोचते थे कि सोसाइटी में अगर इस तरह की कोई बात आएगी, हमारे घर में कोर्ट कचहरी हो रही है, हमारे घर के अंदर डाइवोर्स की बातें चल रही हैं, ऐसा खानदान तो नहीं है हमारा, तो प्रेशर रहता था। तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स नहीं भी होते थे तो लोग परेशानी में भी उस सिचुएशन में रह लेते थे, और कई बार परेशानी नहीं होती थी और उनको लगता था कि यार मैं मतलब बंधा हुआ हूँ इसमें, लेकिन वो बंधे हुए रहते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी यार, वो चोरी छुप के तो सारे काम होते थे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते थे। अफेयर तो पहले भी थे। आज सिर्फ इतना है कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, पेशेंस कम है, तो आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को थोड़ा आसान तरीके से जी लो। देखो, पीस जो है ना, शांति जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा हिंदू धर्म, वैसे सनातन धर्म पहले से बोलता है कि जो शांति है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको अचीव करनी पड़ेगी। लाइफ में इतनी हेक्टिक हो गई है, दूसरे का इंटरफेरेंस किसी को पसंद नहीं है। घर में एक तीसरे किसी आदमी ने कुछ बात बोल दी, वो बुरी लग गई, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे बुरा लगना शुरू हो जाता है, वो एक्यूमुलेट होती चले जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है, जो पहली जनरेशन में और भी ज़्यादा था, लेकिन आज की डेट में भी कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो आदमी, कोई भी बंदा हो, जो वो ये चाहेगा कि एक जगह पे बंधे हुए रहने से अच्छा है कि अपना आज़ाद अलग से रह के ज़िंदगी को ठीक से गुजर बसर कर लो। तो मतलब अगर देखा जाए तो जो मुझे लगता है, आपके जवाब से भी समझ में आता है कि पहले एक सामाजिक दबाव था, एक टेंशन थी कि समाज क्या बोलेगा। आज की डेट में यार बोलेगा जो बोलेगा, हमें समाज से फर्क ही क्या पड़ता है। वो फर्क पड़ना जो थोड़ा बंद हो गया कि यार बात करेंगे तो लोग बात कर लेंगे, हमारा कंफर्ट पहले है। वो पहले ना कि यार हम दुखी हो लेते हैं लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। अब यार हम कैसे दुखी होंगे, पता चले तो चल जाए, दुखी नहीं होंगे, शांति। दुनिया दुखी होती रहे, हम नहीं दुनिया दुखी होती रहे, हम नहीं होंगे दुखी। अब आ गए। अब तो सीधी सी बात है ना, वो कहते ना कि यार जब मैं अपने घर में बैठा हूँ तो समाज मेरे घर में अनाज तो देके जा नहीं रहा, तो मैं समाज की परवाह क्यों करूं। पहले 4 लोग की बात होती थी, बोले अब 4 लोग को हटाओ, हम ही लोग हैं। और दूसरा ना, एक चीज और भी है जो बहुत बड़ी, जो ये कॉर्पोरेट एंटिटीज है ना, वो चीजों की मार्केटिंग भी इस तरीके से करती हैं कि किसको क्या कहाँ पे मिलना चाहिए।
तो बंदे को ना ये लगता है कि मेरी इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म होती जा रही है, जबकि जब आप शादी करते हो तो इंडिविजुअलिटी तो आपकी उसी दिन खत्म हो गई। हम तो ये बोलते हैं ना कि दो शादी जो है दो आदमी औरत का नहीं है, सिर्फ दो परिवार का मिलन होता है। तो वो परिवारों वाला मिलन जो है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है। आप घर से अलग रहोगे तो आपको किराया दोबारा ज़्यादा देना पड़ेगा, आपके टैक्सेस ज़्यादा होंगे, आपको गाड़ी अलग से लेनी पड़ेगी, आपको जो चीज़ का घर की ग्रोसरीज वो अलग से लेनी पड़ेंगी। तो इसके पीछे ना मार्केट फोर्सेस भी बहुत काम करती हैं। लोगों के मन में इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली डाल दिया जाता है कि आप अलग रहोगे तो स्वतंत्र रहोगे, फ्री रहोगे, लेकिन उसके चक्कर में जो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा वो कोई नहीं सोचता है। एक जॉइंट फैमिली के अंदर हमेशा देखना आप खर्चे कम होते हैं, और किसी भी सोसाइटी में कोई भी चेंज आता है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो उसको अगर उसको अपोज करने का कोई काम करता है तो जॉइंट फैमिली सबसे पहले करती है, क्योंकि सारे एक साथ खड़े हैं। अब घर में अगर 10 लोग हैं और 10 अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और सोशल मीडिया में क्या होता है कि जिस तरह का आपका माइंड सेट है वैसी चीजें आपको दिखाना शुरू कर देता है, एल्गोरिदम है। तो आपको ना ये लगता है कि मेरी जो आज़ादी है, जो मेरी फ्रीडम है वो खत्म होती जा रही है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, सामने वाला को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और पति पत्नी दोनों को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हम ही कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं ये सोचेगा कि दूसरा भी ऐसा त्याग कर रहा है। आप देखोगे हमसे पहले की जनरेशन में क्या होता था ना कि हमारे बड़े बूढ़े जब बात करते थे, अरे यार इन्होंने तो अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किया है, इस पत्नी जो हमारी चाची थी, दादी थी, उन्होंने बहुत त्याग किया, दादाजी ने बहुत त्याग किया। आज की डेट में आप मुझे बता दो कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रहते हुए कितने लोग त्याग कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई शाम के टाइम पे हम जाएंगे, अपना पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ, बियर पियेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं और माँ बाप वहाँ कितने दुखी हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिस्टम है। तो जब आपको ये लगने लग जाए ना कि मेरी आज़ादी जो है वो अलग रह के ज़्यादा है, तो आदमी हमेशा ना दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसमें सर एक्चुअली एल्गोरिथम वाली जो आपने बताई ना, वो वास्तव में जैसे मान लो कि आज पति पत्नी की लड़ाई हो गई, अब लड़ाई हो गई तो वो वैसे ही वीडियो देख रही है, एक वैसी रील आ गई कि देखो पत्नी को कैसे दबाया जा रहा है। अब उसने अगर 2 मिनट वो रील देख ली, गलती से लाइक कर ली, तो उसकी अगली रील भी वही आ रही है और वो ऐसे लूप में फंस गई। सुबह से शाम तक 25 रील देख के वो बंदा कह रहा है छोटी सी बात हुई थी, अभी देखिए शाम को मैं आता हूँ सब नॉर्मल हो जाएगा। वो तो भाई साहब कुछ और ही रूप में है कि अरे मुझे अब समझ में आया कि तुम कर क्या रहे हो। और उधर अगर आदमी जाके ऑफिस में देख ले यार मेरे साथ तो गलत हुआ, अच्छा पुरुष के साथ हमेशा ऐसा होता है, पुरुष के साथ हमेशा होता है। तो जो छोटी सी लड़ाई दब जाती, वो एल्गोरिदम में उसको आग बारूद सब कुछ ज्वालामुखी सब बना दिया शाम जो तक। तुम्हें पहले नहीं हो रहा था ना तुम्हारे साथ, वो रील देख देख के तुम्हें लगता है कि ये सब भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये मैं नोटिस नहीं कर पाया था। आप नोटिस नहीं कर पाए थे, अब आपको नोटिस होनी शुरू हो जाएंगी। सामने वाला नहीं भी कर रहा ना, तब भी आप पिन पॉइंट करोगे, वेट करोगे, ये देख ऐसा कर दिया इसने। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत सारी मतलब फैक्टर बहुत सारे हैं, बस उस फैक्टर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। एक चीज आपने बोली जैसे कुछ तो होता है जेन्युइनली और कुछ होता है पब्लिसिटी स्टंट। तो इसमें पब्लिसिटी स्टंट तो क्या हुआ भाई, अगर अलग ही हो गया, ऐसा तो है नहीं कि पब्लिकली अलग हो गए फिर बात बस एक हो गए, इसमें क्या हुआ मतलब जो पब्लिसिटी स्टंट कैसे बात है ये क्यों होता है, पर समझो कि पब्लिसिटी स्टंट क्यों होता है। आपको क्या है कि एक आप शोबिज में हो, आप जब तक रेलेवेंट हो जब तक आप न्यूज में हो, ठीक है, जैसी न्यूज से गायब हो जाओगे आप देख लेना बहुत अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस और बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे न्यूज से आउट हुए उसके बाद उनको मूवीज मिलनी बंद हो गई। ठीक, आप जब तक न्यूज में रहोगे तब तक कहीं ना कोई ब्रांड एंडोर्समेंट आपको मिलती रहेगी। और हमारी जो जनसंख्या है देश की वो 150 करोड़ से ऊपर है। आप यहाँ कीचड़ में भी कूद जाओगे ना तो आपको देखने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो जाके नाली में गिर जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनकी भी फैन फॉलोइंग है। तो सोचो कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग है वो रेलेवेंट रहने के लिए क्या क्या करते होंगे। और रेलेवेंट रहने के लिए कई बार डाइवोर्स भी होता है, अफेयर्स के र्यूमर्स भी आते हैं, आप किसी के साथ जानबूझ के बदतमीजी भी करते हो, गाली गलौज भी करते हो, और कई बार लोगों को पैसे देके आप एयरपोर्ट पर भी बुलाते हो और धमकाने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एयरपोर्ट पर लोगों को बुला लिया और उनको बोलते हैं अरे आपको कैसे पता लगता है मैं कैसे कहाँ हूँ, सिर्फ न्यूज़ में दिखाने के लिए। देखो कितने हम्बल बंदे हैं। और जब आप एक्चुअली में उन लोगों के साथ बात करोगे, आप बंद कमरे में बात करके देखो, उनसे एरोगेंट बंदे नहीं मिलेंगे आपको। बाहर आपको लगता है कि नहीं है तो बड़ा हम्बल बंदा है यार, ऐसे तो इमेज वॉशिंग का खेल है, पूरा इमेज का गेम है और इमेज के साथ में रिलेवेंट रहने का गेम है। और सोशल मीडिया ने हमारा अटेंशन स्पैन कैसा कर दिया है, 3 सेकंड में अगर आपने अटेंशन ले ली तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और वो 3 सेकंड के लिए आप कपड़े भी उतारते हो, आप जो र्यूमर्स हैं उसको भी फैलाते हो, जानबूझ के इस एंगल से अपनी वीडियोस बनाते हो कि लोग ज़्यादा ल्योर हों। तो ये तो बेसिकली एक फूहड़ता फैलाने वाली भी सिस्टम है, लेकिन रिलेवेंसी का गेम है सारा, पूरा गेम रिलेवेंसी का।
सर इसमें बात करते हैं, जैसे ये एलुमनी अमाउंट की बहुत बात होती है। जैसे अभी युजवेंद्र चहल के केस में 60 करोड़ लगेंगे, 60 करोड़ लगेंगे, 60 करोड़, फिर लास्ट में हुआ 5 करोड़। तो ये जो डिवोर्स के केस में एलुमनी तय होती है, इसका अमाउंट कैसे तय होता है? जो एलिमनी अमाउंट है वो बेसिकली आपको, जो हमारे मिसकंसेप्शन रहता है वो लगता है कि डाइवोर्स केस फाइल होते हैं एलिमनी मिलेगी, ऐसा नहीं होता ठीक है। है। एलिमनी जो है वो केस खत्म होने के बाद डिसाइड होती है। ठीक है। दो तरीके की होती है, एक या तो पर मंथ आपको देना पड़ेगा या एक लमसम अमाउंट डिसाइड हो जाएगा। इसको डिसाइड करने का जो तरीका होता है वो होता है लिविंग स्टैंडर्ड, कि भाई किसके पास कितने पैसे हैं और वो कितने उसको कोर्ट अवार्ड करेगा कि सामने वालों को अपने सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने के लिए या अपने आप को दोबारा पैरों पे खड़ा करने के लिए या उस ट्रॉमा से निकलने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, आपका डाइवोर्स होगा तो आपकी पत्नी मिनिमम से मिनिमम 300 करोड़ तो डिमांड करेगी और कोर्ट भी देखेगा 300 नहीं तो यार कम से कम 100 करोड़ तो दे ही दो, तो 1000 करोड़ का आदमी, उसको क्या फर्क पड़ेगा। जिसके पास कम पैसे हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो उसकी एलिमनी हमेशा याद रखना कि उसकी एलिमनी अमाउंट कम होगी। कंसीडर सब चीजें होती हैं, लेकिन एलिमनी जो है वो मिलेगी जरूर। वो सब चीजें जो है उसमें क्या क्या हुआ कि भाई सामने वाले की नेटवर्थ, रेगुलर के खर्चे, को डिग्री या क्या होता है उसमें? अगर मेंटेनेंस का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग है, एलिमनी का अलग है। ये एलुमनी मेंटेनेंस दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें हैं। मेंटेनेंस होती है आपका गुजारा भत्ता, कि आपको महीने में खर्चा कितना जरूरत है, आपका मेडिकल का, खाने का, ट्रैवलिंग का, रहने का, बिजली का, पानी का, 25 चीजें हैं, वो उसमें क्या क्या चीजों का आपका खर्चा, तो उसके लिए मेंटेनेंस बोलते हैं उसको। एलिमनी होती है कि डाइवोर्स आपका हो गया, अब आपको डाइवोर्स होने पे क्या पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ये वन टाइम अमाउंट, ये वन टाइम अमाउंट हो सकता है या किस्तों में हो सकता है। जनरली कोर्ट है वो जनरली वन टाइम की बात करता है कि इसको 5 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, 5 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दे दो। वो अलग अलग बंदे की हैसियत के हिसाब से, जितनी बड़ी हैसियत उतना अमाउंट ज्यादा दिया जाएगा। तो ये हैसियत देने वाले की पे डिपेंड करती है या लेने वाले पे? दोनों पे। अगर मान लीजिए दोनों पति पत्नी जो है वेल ऑफ है और दोनों में से ये देखा जाता है कि पत्नी को जरूरत नहीं है एलिमनी की, वो पति के या तो बराबर की एसेट्स रख रही है या पति से ज्यादा है उसके पास, तो कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि एलिमनी नहीं मिलेगी। और अगर उसको लगता है कि नहीं डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 1000 करोड़ का बंदा एक 200 करोड़ वाला है, तो कहते हैं यार कुछ ना कुछ तो दे दे। तो ये दोनों की जो आपका डिफरेंस है उस पर भी फर्क पड़ता है, आप किस कोर्ट में बैठे उस पर भी फर्क पड़ता है, आपके केस में क्या चला है उस पर भी फर्क पड़ता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहा है उस पर भी फर्क पड़ता है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केस आपकी मेंटेनेंस कितनी थी इस पे भी फर्क पड़ेगा। कोर्ट देखेगा कि यार ये पिछले महीने में देख रहा हूँ 2 लाख रुपए महीने दे रहा है, इसका मतलब 2 लाख देने में इसको दिक्कत नहीं है, आप चाहे उधार लेके दे रहे हो, लेकिन 2 लाख रुपए आप अगर कंटिन्यूअसली दे रहे हो तो कोर्ट समझेगा कि हाँ इसके ऐसे। सर इसको एक बार है ना, मतलब सिंपल करने के लिए वैसे कर लेते हैं कि एक पति पत्नी है, उनमें भाई साहब उस पे आ रहा हूँ मैं, प्रोसेस पे आ गया, प्रोसेस पे नहीं मैं बताता हूँ। तो मेंटेनेंस जो है ना बेसिकली 2 तरह की मेंटेनेंस होती है, एक जब केस चल रहा तब मिलेगी और एक केस खत्म होने के बाद मिलेगी। ठीक है। तो केस जो चल रहा है उसको आप समझ लो कि ईएमआई है उस लोन की जो आपको अभी आज तक नहीं कंप्लीट नहीं मिला नहीं है, तो आज की ईएमआई आपकी चालू होगी, जब तक केस चलता रहेगा पैसे देते रहो। तो उसके लिए कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि ये तो आपको डिस्प्रिन की गोली है, आज आपको रिलीफ के लिए चाहिए, बाद में मैं क्या डिसाइड करूंगा क्या नहीं बाद में देखेंगे, आज प्राइमा फेसी इसको इतने मतलब 25,000 50,000 जो भी अमाउंट कोर्ट देखता है वो फिक्स कर देगा। तो जब तक आपका केस चलता रहेगा, 8 साल चले, 10 साल चले, 15 साल चले, वो पर मंथ आपको देनी पड़ेगी। फिर सारी गवाहियां होने के बाद, सारे कागज देखने के बाद, सारी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद जब फाइनल डिसाइड करता है कोर्ट, तो कहता है कि नहीं अब ये ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है पहले से। अगर ज्यादा हो गई तो पुराना जो दिया था वो एडजस्ट कर लेंगे, और अगर कम हो गई तो यार 2-4 महीने मत देना, उसके बाद फिर चालू कर देना। तो मोटा मोटी है, मतलब कुल मिला के जिस दिन केस फाइल हुआ उस दिन से लेके सेटलमेंट हुए और आगे तक मिलती है। जब तक आपकी पत्नी दूसरी शादी नहीं कर लेगी तब तक या मर नहीं जाएगी, अच्छा, तब तक मान के चलना कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। डाइवोर्स होने के बाद भी मेंटेनेंस दी जाती है। देवेश की शादी है, शादी होने के बाद अगर इसकी पत्नी डाइवोर्स का केस फाइल कर दे तो डाइवोर्स का केस चलता रहेगा, मेंटेनेंस का केस चलता रहेगा। जिस दिन उसकी वाइफ जो एप्लीकेशन लगाएगी उस दिन से मेंटेनेंस मानी जाएगी। अब इसका डाइवोर्स हो गया मान लो 5 साल बाद, और वो मेंटेनेंस जो है वो कंटिन्यू है, और इसकी वाइफ जो अगले 15 साल तक शादी ना करे तो 15 साल मेंटेनेंस देता रहेगा। 5 पहले दिए 15 और 20 साल देगा। अगर वो उसने शादी कर ली दोबारा किसी और से तो अब इसकी प्रॉब्लम जो हो किसी और के गले में पड़ गई। बहुत बढ़िया। वो आज इसकी तारीख में तो उसका दूल्हा यही ढूंढे अगर इसको बचना है तो। मैरिज ब्यूरो शुरू करना तो कर ले भाई। अगर इसको बचना है अगर एलिमनी से तो उसका दूल्हा ढूंढे। अच्छा, और वन टाइम अमाउंट अलग से है इसके अलावा? वन टाइम अमाउंट अलग से है, लेकिन बहुत सारे पति ये बात बोलते हैं कि भाई डाइवोर्स हो गया तो इसको किसी और से शादी करनी है तो एटलीस्ट मैं ही ढूंढ देता हूँ। ये बात है, बहुत सारे लोगों के मन में आती है। और अगर वो तब तक वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी,
मैं मतलब किसी और से शादी नहीं कर रही हूँ, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर देती है, तो भी मेंटेनेंस यही भरेगा। अच्छा, तो तलाक के बाद भी? तलाक के बाद भी। अब वो जो बेनिफिट थे शादी के वो तो मिले नहीं हाँ, तलाक के बाद, लेकिन जो ईएमआई वो चालू ये रहेगी। तलाक का केस हुआ तो इसमें ऐसा कि पति ही हमेशा देगा? कोई ऐसे केस में अगर पता चले कि गलती पत्नी की थी, भैया डिवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं था, या पत्नी ने जो भी पत्नी अत्याचार करती थी पति पे, इस बात का हो रहा है, तो उस पति को मिल सकती है? देखो, जहां तक एलिमनी और मेंटेनेंस की बात है, पूरे कानून में सिर्फ एक ही प्रोविजन है, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, सिर्फ हिंदुओं के लिए, जिसमें पति और पत्नी दोनों को मेंटेनेंस और एलिमनी मिल सकती है। ठीक है। अगर पति जो है वो कमा नहीं रहा है, या कम कमा रहा है, पत्नी ज्यादा कमा रही है, या पति जो है घर जमाई बन के रहता है, तो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है, एलिमनी भी क्लेम कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर दोनों अलग से रहते हैं, तो अगर पति एलिमनी और मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाएगा, मान लो 100 पति ऐसे निकल के आ गए, दिवेश जैसे वो आते हैं सारे लाइन में आ गए, कहते हैं हमें भी मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो उसमें से 98 लोगों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रिज्यूम किया जाता है कि जो मेल मेंबर है हमारी सोसाइटी के, दे आर प्रोवाइडर्स, वो लेने वाले नहीं है, वो घर चलाने का काम नहीं है उनका। तो एक मेंटेलिटी बनी हुई है, और जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। कानून में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्प्लीमेंट होगा। उसके अलावा किसी और कानून में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अब जो पति है वो मेंटेनेंस भी लेगा, वो एलिमनी भी लेगा। बाकी सब जगह जो मेंटेनेंस एलिमनी है, इंक्लूडिंग हिंदू मैरिज एक्ट, ज्यादातर केसेस में सिर्फ वाइफ को मिलेगी। अभी 377 भारत में लीगल हो गया? हो गया नहीं हुआ है? लीगल हुआ है नहीं हुआ है? ये मैरिजेस लीगल है कि नहीं? अभी मैरिजेस आर नॉट लीगल। बस उनका साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बंद कमरे में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमें क्या उस पे मतलब है, दिक्कत नहीं है, कोर्ट वो को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो लीगल हो जाती तो मैं ये सवाल भी पूछता कि उस डिवोर्स में क्या होगा, लेकिन अब अभी जो लीगल मैरिज ही नहीं है। लीगल नहीं है तो फिर डिवोर्स की बन क्या बात करें? लीगल नहीं। सर, इसमें आता है जैसे कोई व्यक्ति अपना एलुमनी कम देने के लिए, पैसे देने के लिए इनकम छुपा दे, अपनी इनकम ही नहीं बता रहा, मान लो कमाता तो 1 लाख रुपए है, लेकिन वो कहता है कि यार मुझे कैश में सैलरी दे दूं, या वो इनकम टैक्स रिटर्न उसकी 10 लाख की इनकम है बिजनेस में, वो 2 लाख ही दिखाने लग जाता है, उस केस में फिर एलुमनी कम हो जाएगी? देखो, एलिमनी कम और मेंटेनेंस कम होने का जो क्राइटेरिया है ना, कोर्ट को भी पता है कि कोर्ट बेवकूफ तो है नहीं। ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब आपके केस मेंटेनेंस का या डिवोर्स का केस आता है, तो वो कहते हैं कि पिछले 3 साल की आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। ठीक है। अब आपका डिस्प्यूट आज हुआ है, आज आप बोलते हो कि जी मैं तो आज जो अपने पैसे हैं उसको छुपाना शुरू करता हूँ। कोर्ट कई बार ये भी बोलता है कि जब से आपकी शादी हुई तब से आज तक की सारी इनकम टैक्स रिटर्न्स, सारी जो स्टेटमेंट है वो सारी लेके आओ। अब आपके दिख रही है कि पहले आपके 50-50 लाख रुपए कमा रहे हो हर साल, और जैसे ही आपका डिस्प्यूट होना शुरू हो गया 5 लाख पे आ गए, तो कोर्ट तो बेवकूफ़ नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वो प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपकी इतनी इनकम होगी, और उसके हिसाब से आपकी जो मेंटेनेंस है, एलिमनी है, वो बांध सकते हैं, चाहे वो एक्चुअल में ही हो गई हो। मे बी 50 लाख की मेरा पैकेज था, बैंगलोर में था, और अब मैंने छोड़ दिया, मैं तो घर पे रहता हूँ साहब, मैं तो गांव में आ गया माँ बाप के पास वापस। अब वहां तो छोटी नौकरी मिली मुझे 10 लाख की, जेन्युइन केस है, तो वहां भी वो मानता है वो 50 का एवरेज देगा या जेन्युइनिटी? देखो, जनरली तो क्या होता है कि लॉ तो ये बोलता है कि कंसिडर ये होना चाहिए जेन्युइन वाली, लेकिन जेन्युइन वाली बात जो है कोर्ट के अंदर बहुत बार चलती नहीं है। कोर्ट को लगता है कि जैसे डिस्प्यूट हो गया तो आपने अपनी इनकम छुपाने के लिए जानबूझ के ऐसी नौकरी कर ली कि मेंटेनेंस कम देनी पड़े। तो आपकी प्रिजम्पशन के बेस पे, जो गेस वर्क है ना, उसके बेस पे आपकी एक अमाउंट जो है वो फिक्स हो सकता है। अब वो फिक्स अगर हो गया तो पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप मान लो आपने साल भर उसकी पेमेंट भी कर दी, क्योंकि पेमेंट नहीं करोगे तो जेल जाओगे। तो कोर्ट को लगता है कि फिर ये तो कंफर्टेबल है इसको अमाउंट को देने में, फिर वो कम करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कर्जे लेके कर रहा हो, चाहे मांग मूंग के कर रहा हो। बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे ले लेके, मतलब पर्सनल लोन लेते हैं अपनी पत्नी के लिए मेंटेनेंस देने के लिए, और बाद में उसके भी ब्याज भर रहे होते हैं, दोस्तों से ब्याज ले लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, उससे पैसे पे कर रहे होते हैं। अगर एक बार आपकी मेंटेनेंस अमाउंट है ज़्यादा बन गई किसी कारण से, किसी भी रीज़न से, तो उस पर स्टे होना बहुत मुश्किल है, उसका भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जेल जाने की जो तलवार है वो आपके गले पे हमेशा लटकी रहेगी। तो बहुत लोग हैं ऐसे कोर्ट में, मतलब लाखों की संख्या में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो गलत तरीके से बंध जाता है। और ये मेंटेनेंस के जो कैश जा रहा है, ये बस यही जाता है या वो असेट्स में भी हिस्सा लेती है? नहीं, एसेट्स में किसी का कोई हिस्सा नहीं है। एसेट्स में कोई हिस्सा नहीं होता ना, जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, सेटलमेंट में फ्लैट ले लिया, जमीन ले ली, घर ले लिया, या एक मुश्त कैश ले लिया। वो सेटलमेंट में तो आप कुछ भी दे सकते हो। अच्छा, सेटलमेंट में लाल किला आपके नाम पे, तो आप लाल किला दे दो पत्नी को, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सेटलमेंट में तो आप, अगर सेटलमेंट नहीं हो रही है, अब मान लो देवेश के पास ही कोई प्रॉपर्टी है और इसकी पत्नी कहती है कि भाई इसका फ्लैट है, मुझे मिलना चाहिए, तो जब तक ये जिंदा है तब तक इसकी प्रॉपर्टी इसी के नाम पे रहेगी। अगर ये सेटलमेंट में बोलता है कि मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा तो अपनी जिंदगी जी ले बढ़िया तरीके से, तो दे सकता है। सेटलमेंट में इसकी इच्छा है,
एज ए मैटर ऑफ राइट वो क्लेम नहीं कर सकती, ओके, और कर भी लेगी तो मिलेगा नहीं। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो ये क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ, पति पत्नी की प्रॉपर्टी अगर इंडिविजुअल नाम पे तो इंडिविजुअल रहेगी। ठीक है, डाइवोर्स होने के बाद आपका जो लीगल एयर वाला सिस्टम है, आप सक्सेशन में नहीं जा सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ये मर गया तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार रही हूँ, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेंटेन जो आपको बोला आपने सेटलमेंट में देते हैं, वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि आदमी को लगता है कि मुझे अपना टाइम बचाना है, पैसे तो दोबारा कमा लूंगा यार, दोबारा कमाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए टाइम तो बचना चाहिए ना। तो आपको क्या करते हो, अपनी जो हेडेक है उसको बचने के लिए, कई बार अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुएं क्या करती हैं, कई बार ससुर के ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए थे। अब मुझे ये बताओ कि आप समाज में अपनी इज्जत बचाओगे कि बहू के ऊपर आपने कुछ अत्याचार की, इस तरीके की हरकत कर दी, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बचाओगे? आप मुझे बता दो। उससे बचने के लिए तू ले जा यार, तू ले जा, पैसे बाद में कमा लूंगा। सही बात है। तो जो अपनी हेरेसमेंट है ना, वो उससे बचने की कोशिश करते हैं लोग। तो मतलब लीगल ऐसा नहीं है कि आपको लीगल, बस लीगल ये है कि आपको जो अमाउंट देना है मेंटेनेंस का वो देना है, जो एलुमनी तय होगी वो देनी है, कोई असेट में हिस्सा लेने देने का कोई टेंशन नहीं है। एसेट में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको हिस्सा देने का कोई ऐसा हमारे कानून में प्रोविजन नहीं है कि उसको हिस्सा देना पड़ेगा। कुछ केस में ऐसा होता है कि जैसे जब सब कुछ सही चल रहा था तो हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे कोई स्टैम्प ड्यूटी में 0.5% 1% बचाने के लिए वो आदमी प्रॉपर्टीज जो भी लेता है, मकान दुकान लेता है, वो वाइफ के नाम से ले लेता है, और उस केस में डिस्प्यूट होता है तो वो उसमें पैसा तो बंदे का है, EMI तो वो दे रहा है, पर नाम उसके है, तो क्या उसके नाम ही रह जाती है या वो भी क्लेम करता है? देखो, इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे समाज में होता ही है, हम भी अपनी पत्नी के नाम पे चीजें लेते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट आ गया तो वो, क्योंकि जो राइटफुल ओनर है रजिस्ट्री के हिसाब से तो वाइफ है, तो आपको सिविल सूट फैमिली कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। वहां आप ले सकते हो, फाइल कर सकते हो और जीतने के चांसेस भी होंगे, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, दिस वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ, ये हमने सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी के बेनिफिट के लिए किया था, और इसमें जो हमारा बेनिफिशियल था, जो हमारा इसका प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, दोनों को मिलना चाहिए था, तो वो हमारा इंटेंट था। लेकिन उसमें अब केस है वो 10 साल चलेगा आपका, 10। तो उसमें अगर मतलब जीत जाते हैं आप केस में तो पूरी आपको मिल जाती है? मिल सकती है अगर आप चाहो। लड़ना पड़ेगा आपको, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। आप सोचो कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और हरिश्चंद्र बन के जाके खड़ा हो जाऊंगा, बोल दूंगा मुझे मिलना चाहिए, और कल कोर्ट मेरे नाम पे कुछ कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो सनी देओल ऐसा डायलॉग नहीं चलता कि जज साहब फेंक दीजिए कानून की किताबें और फिर जज साहब इमोशनल होकर साइन करते हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कानून की किताब फेंकेंगे तो करेंगे क्या? नहीं कर सकते। सर एक चीज है, जैसा भी अपन ने डिस्कस किया, आपने अभी बता दिया कैजुअली, लेकिन मैं इसको और दोबारा क्वेश्चन को पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा केस चलता है, आदमी को लगता है कि वही हरिश्चंद्र वाली बात कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ जेन्युइन हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसको ट्रायल में गुजर के वो जो पूरा कि भाई मैं इस बात सही हूँ, मेरे सबूत हैं, गलती इसकी थी और आई विल फाइट और मैं 10 साल में प्रूव कर लूंगा, ये ठीक है या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना ठीक है? दोनों में से आपके एज ए वकील एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है विच इज मच बेटर? देखो, अगर आपकी सेटलमेंट कोर्ट केस में जाने से पहले अगर हो जाती है तो, और वो भी जेन्युइनली हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रेशर है, जो आपकी कंफर्टेबल अमाउंट पे हो रही है, तो सेटलमेंट करना इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अगर वो कंफर्ट से थोड़ी भी बाहर जा रही है तो भी सेटलमेंट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार ब्लैकमेल चल रहा है, देन यू गो टू ट्रायल एंड देन सेटल, क्योंकि ट्रायल का आउटकम आने में, आपको केस लड़ने में अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया तो आपकी जिंदगी जो है वो कोर्ट कचहरी में निकल जाएगी। अब आपकी 70 साल की उम्र है, 70 साल में से 75 साल लगा लो, 75 साल की किसी की उम्र है, 25 साल आपने सोने में निकाल दिए, शुरू के 15 साल आप स्कूल में चले गए, उसके बाद 5 साल आप कॉलेज में चले गए, 20 साल ये निकल गए और 25 साल हो, 45 तो ये गए, बचा कितना अमाउंट? थोड़ा सा आपका भी रहता है। लास्ट के 10 साल आपके बुढ़ापे के हैं, किसी काम के नहीं है। आपकी जिंदगी जो है, एक्चुअल जिंदगी, वो 15 साल की है। उस 15 साल की लाइफ को आप कोर्ट कचहरी में निकालोगे, अपने हिसाब से जियोगे यार। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि या तो सेटल अगर हो रहा है और कंफर्टेबली सेटल हो रहा है तो सेटल कर लो, कंफर्ट से थोड़ा बाहर जा रहा है, 19-21 हो रहा है तो भी कर लो, अगर नहीं हो रहा देन गो टू ट्रायल एंड देन सेटल एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अपन को बाहर से देखने में लगता है कि अरे फाइनेंशियल बर्डन है कि 25 लाख है, 50 लाख है, लेकिन फाइनेंशियल के अलावा तो बहुत सारे बर्डन है, मेंटल बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, समाज का बर्डन है, क्या क्या मतलब और कॉस्ट इसकी। अच्छा, ये तो वो है जो सेटल होने के बाद पति को दे दिया, जो नहीं दिखता, जो पीछे से होता है, वो आप कुछ बताइए। सारी चीजें हैं,
आपको एक बात बताओ, अगर सारा दिन टेंशन में रहोगे तो सबसे पहले क्या होगा? हाई बीपी होगा, शुगर की प्रॉब्लम होगी, किडनी खराब होंगी, तो आपकी जो हेल्थ है वो उस पर एक टोल रहेगा। ठीक है। दूसरा, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकते। आपके 2 महीने बाद केस की डेट लगी हुई है, पिछली डेट पे जज साहब ने कुछ ऑर्डर कर दिया। फैमिली कोर्ट के ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन आते नहीं है, तो आप वकील साहब को 3 बार फोन करके ऑर्डर में लिखा क्या था, कैसे हुआ था, अगली डेट पे क्या करना है, आप उस डेट की छुट्टी लोगे, इंडिया में रहोगे, इंडिया के बाहर रहोगे, बिजनेस करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो एक साइकिल चलती रहती है। और उसके बाद 5 केसेस हैं, तो हर महीने की एक डेट लग रही है। वकील साहब ने बुला लिया जी, साइन करने आना है, और फाइलिंग करने जाना है, कोर्ट फीस मंगवानी है, रिप्लाई आ गया, आपको भेज दिया, पढ़ लो, देख लो कि फैक्ट क्या है क्या नहीं है। भाई स्टोरी तो आपको देखनी पड़ेगी ना। टाइम भी है, वकील की फीस है, लीगल फीस है, फिर एडवोकेट की फीस है ऊपर से। तो आपकी जिंदगी जो है ना, वो आपके लिए बेसिकली लगता है कि कोर्ट केस होना चाहिए आपका पार्ट टाइम काम, लेकिन हो जाता है फुल टाइम काम, क्योंकि फैमिली केसेस में हमेशा 5 या 6 केस का पैकेज होता है। कौन कौन सा पैकेज में क्या क्या केस आते हैं? मेंटेनेंस का एक केस हो गया, दूसरा आपका गार्जियनशिप, अगर बच्चे हैं तो उसकी कस्टडी का केस जाएगा, डाइवोर्स का केस जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जाएगा, CAW सेल में यानी जो FIR होती है दहेज वगैरह की, वो FIR अलग से जाती है। इसके अलावा आपने कोई गाड़ी किसी को दे रखी है, जैसे स्त्री धन का आ गया, या फिर जैसे मैंने बोला था अभी प्रॉपर्टी का मैटर है कि पत्नी के नाम पे ले रखी है, तो उसका सिविल सूट अलग से फाइल होगा। अगर सास की ज्वेलरी बहू लेके चली गई है तो सास भी अपनी बहू के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस या सिविल सूट फाइल करती है। या ससुर को लगता है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और बहू जो है वो घर में घुसने की कोशिश कर रही है, तो इंजंक्शन का सूट अलग से जाएगा। तो 9 तो मैंने गिनवा दिए, 2-4 और भी आगे पीछे हो जाएंगे। आप अगर लड़ने पे आओगे और उसकी अपील अलग है, रिवीजन अलग है, हाई कोर्ट में जब जाओगे या सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओगे तो उसकी अलग अलग एक फाइल बनती चली जाएगी। 9-10 केस है, आप एक में सेटल करोगे, दूसरे एक का सेटल हुआ, दूसरे में ये फैसला, तीसरे की तारीख, इसका ये, उसका वो, मतलब फिर तो एक ऑर्डर आ गया, उसको चैलेंज करो। एक केस में नॉर्मली हम कहते हैं कोर्ट केस में क्या तारीख आती है, साल में 4 तारीख आएगी, चले जाएंगे। ऐसा नहीं, साल में 4 तारीख भी आएगी तो केस ही 10 है, तो 40 तारीख आएगी। 40 तारीख आएंगे, तो 40 तारीख और स्ट्रेटेजिकली आएगी कि तुम कुछ प्लान नहीं कर पाओगे। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो देवेश की वाइफ आज इसके ऊपर कोई केस कर दे, और ये भी मतलब इसके परिवार वाले भी बहू पे केस करते हैं, तो जो केस की फाइल की है ना, वो इतनी ऊंची ढेरी लग जाएगी। अगर इसको सारी फाइलें उठा के जाना पड़ जाए वकील साहब के पास, या दूसरे वकील साहब को देनी पड़ जाए, तो इसकी कमर टूट जाएगी, फाइल नहीं उठा सकता। इतने केसेस होते हैं, इतनी फाइलें होती हैं। दिखता ऊपर से है कि यार क्या हो गया, कोर्ट की तो बात है, 2-4 वकील चल जाना, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फुल टाइम टास्क है। फिजिकल आपकी सैलरी, अगर पे जॉब करते हो तो आप टाइम पे वहां पे छुट्टियां बहुत ज्यादा कोई देगा नहीं, नौकरी छूटेगी। बिजनेस करते हो उसमें इफेक्ट आएगा, हेल्थ आपकी खराब होनी है, पैसे आपको देने ही है, और इस दौरान समाज में आना जाने में आपको शर्म आती है कि यार इसका चल रहा है, वो चल रहा है, कोई सामने बुलाने में आपको शर्म करता है, आप किसी को बुलाने में शर्म करते हो। हर आदमी एक ही सवाल पूछेगा ना, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्या बोला। अच्छा, इससे में एक सब बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर आप किसी चीज में कुछ साल दे देते हो लाइफ के, तो जितना मेंटली कॉन्सेंट्रेट होके आप किसी चीज में कोई टाइम दोगे, उतना ही टाइम उसको खत्म होने के बाद आपको रिकवर करने में चाहिए। तो अगर आपने 6 साल केस लड़ लिया, तो केस खत्म होने के 6 साल बाद तक भी आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी। तो जितना इंटेंटली आप घुसे थे, तो उससे डबल टाइम आपको चाहिए उसको रिकवर करने के लिए। निकलने में लगेगा। तो इसीलिए अपन जब सुनते हैं कि कोर्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आदमी परेशान हो गया, उसको लगता है सेटलमेंट ही कर लो, अनरीजनेबल होगा तो भी कर लेंगे। आप ये देखो ना कि बॉलीवुड के कितने लोग हैं जो कोर्ट में जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। अगर मान लो ऋतिक रोशन का डाइवोर्स होता है, वो 300 करोड़ रुपए एलिमनी देने की बात करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि हमारे टाइम की वैल्यू ज्यादा है, हमारी सेहत की वैल्यू ज्यादा है। पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन जो आम जनमानस है उनके लिए बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाते हैं। वो कहते हैं यार पैसा नहीं कमाया जाता, पैसा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, पैसा तो आप बार बार 2-4 काम करोगे तो पैसा तो घूम फिर के आ जाएगा, लेकिन जो आपको गिनी चुनी सांसें मिली हुई हैं वो नहीं आएंगी दोबारा। तो जब आदमी को ये रियलाइज हो जाएगा कि मेरी टाइम की वैल्यू ज़्यादा है और मेरी जो सांसें हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मनी दैट आई एम अर्निंग, या मैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम गोइंग टू गिव, तो आप हमेशा सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे। और बनियों में मैंने देखा है ये चीज़, आप देखो बनियों में मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं कहेंगे यार सेटल हो जा रहा है, 19 करो 21 करो आज कर लो, लड़ेंगे बाद में, तो कम से कम टाइम वैल्यू जानते हैं, कमा लेंगे। हाँ, कमा लेंगे, तो ये होना चाहिए। सर एक और चीज इसे आपने कहा, सेलिब्रिटीज में सेटलमेंट भी करते हैं, अगर ये ट्रायल में भी जाते हैं, कोर्ट केस में भी जाते हैं, तो व्हाट आई हैव सीन की इनका रिजल्ट जल्दी ही निकलता है राधा दिन आम आदमी। जैसे आम आदमी को कहा कि यार कोई 8 साल से 10 साल से 12 साल से चक्कर काट रहा है, इनके केस में पता चलता है इनके बीच में आज डिस्प्यूट हुआ, कल केस फाइल हुआ, 6 महीने में, साल भर, 2 साल में सुनते हैं फैसला आ गया। तो इनका कोई फास्ट ट्रैक होता है, बाकी सबका स्लो होता है, या क्या डिफरेंस है? गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, और मिलता है तो बहुत देर से मिलता है, और अगर देर से भी मिलता है तो महंगा मिलता है। अमीर आदमी अपनी हर चीज़ मैनेज कर सकता है, वो अपना पब्लिक परसेप्शन मैनेज कर सकता है, वो अच्छे से अच्छे लॉयर मैनेज कर सकता है। अगर कोई एप्लीकेशन लगाई उसमें कोई डिले हो गया तो उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑर्डर को। अब
कोई भी एडवोकेट किसी के लिए काम करेगा तो उसका भी तो घर बार है, तो गरीब आदमी के लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए गरीब आदमी को लगता है कि मेरी डेट जितनी लंबी लगे उतना अच्छा है, और अमीर आदमी को लगता है कि डेट जितनी छोटी लगे, जितना जल्दी इसका रेजोल्यूशन मिले उतना अच्छा है, ताकि हम अपने काम धंधे पे ध्यान दे सकें। ये डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है, और माइंडसेट का डिफरेंस। क्योंकि गरीब आदमी कहता है 6 महीने की तारीख लगी, 6 महीने फ्री, कुछ और कर लेते हैं, हम 6 महीने बाद सोचेंगे। ये कहता है यार 6 दिन में लगा, खत्म तो कर इसको, जैसे सही बात है, बात खत्म होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज है कि जैसे ये सेलिब्रिटी वाले केस में अगर मैं बोलूं, मीडिया ट्रायल होता है कि अभी युजवेंद्र चहल का आया, धनश्री का आया, तो ये तो बात तो चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चालू हो गए कि नहीं यार युजवेंद्र ने ये गलत किया, लोग कहते हैं जी धनश्री ने ये गलत किया, और ये जो चीजें अब सोशल मीडिया पे आई है, तो कोर्ट में भी देख रहे होंगे, जज साहब भी देख रहे होंगे, बाकी लोग भी देख रहे होंगे, तो क्या इन चीजों का लगता है कि अरे यार बेचारे के साथ गलत हुआ यार, नहीं यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? तो ये जो मीडिया ट्रायल होता है, चीजें आती है, इसका इमोशनल इम्पैक्ट जजेस के इम्पैक्ट पे या कोर्ट पे इसको एड्रेस करता है? कभी नहीं, इफेक्ट करता है? नहीं। कोर्ट में एक फाइल बनती है। देखो जिस टाइम इंसिडेंट हुआ, ना तो जज साहब वहां थे, ना पीपी साहब थे, ना वकील साहब थे, कोई नहीं था। पति पत्नी के साथ में कुछ आपस में हो गया इशू, या कोई क्रिमिनल भी कर सकता है किसी के साथ, हो गया। होने के बाद कोर्ट में सिर्फ एक फाइल जाती है, कागज जाते हैं, तो उनको तो कागजों के हिसाब से डिसाइड करना है। आपके कागज बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं बोल रहे तो नहीं। उनको क्या मतलब है बाकी चीजों से? आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक पत्नी ने अपने पति का सर फोड़ दिया, लेकिन वो वीडियो कभी कोर्ट में आया नहीं ऑफिशियली, ना उसकी फोटोग्राफ आई, ना वो मेडिकल रिपोर्ट आई, ना कोई कंप्लेंट आई। तो आपको लगता है कि जज साहब वो वीडियो देख के बोलेंगे कि इसको फांसी टांग दो पत्नी को? नहीं होता है ऐसा, डजंट वर्क लाइक दैट। आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। कुछ चीज में क्या होता है, सेंटिमेंट बन जाता है। जैसे अभी अतुल सुभाष केस में एक सेंटिमेंट बन गया कि यार पत्नी ने तो बहुत गलत किया है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो जो सेंटिमेंट बना वो कोर्ट में दिखता है एक्शन में, या नहीं? ठीक है, वो मीडिया पे होके रह गया, कोर्ट में इम्पैक्ट नहीं, कोर्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोर्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर। मीडिया के अंदर होता क्या है कि किसी लेडी के साथ गलत हो, जैसे आरजी कर वाला केस हुआ था कलकत्ता में, निर्भया वाला हुआ, तो पूरा देश इकट्ठा हुआ ना उसके लिए। अतुल सुभाष के साथ, जबकि वो तो ऑपोजिट जेंडर में है, उसके साथ गलत हुआ तो देश तब भी इकट्ठा हुआ। लेकिन बात क्या है कि कभी भी लोगों के कैंडल मार्च निकालने से, सड़क पे नारेबाजी करने से, सोशल मीडिया पे 4 कमेंट मार देने से कानून नहीं बदलता। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक सिचुएशन ऐसी रहेगी। तो कानून बदलने की अगर अपन बात करें, तो अभी अगर आज की डेट में अपन देखें, तो आपको लगता है कि जो करंट कानून है बायस्ड है मैन के अगेंस्ट, कि भाई हर चीज में मैन ही गलत है, या हर चीज में मैन ही, इस पर्टिकुलरली मैरिटल या रिलेशनशिप अफेयर्स में? इसके कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि देखो ये 4 चीज मैं बताता हूँ, इस हिसाब से आप देखो कि कितना वुमन को तो कुछ नहीं है, मैन को है, ऐसा कुछ। देखो ऐसा आप बात समझो, जब ये कानून आए थे तो वो इसलिए आए थे कि उस टाइम पे फीमेल्स को इस तरह की चीजों से बचाना जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की अपने घर से ट्यूशन तक जा रही है, या कोई लेडी अपने वर्क प्लेस तक जा रही है, उसके पीछा कर रहा है कोई, छेड़खानी हो रही है बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर छेड़खानी हो रही है, लिफ्ट में, एलिवेटर में, एस्केलेटर पे, हर जगह छेड़खानी होती थी। इवन जो सब्जी लेने गई है आज भी वीडियो वायरल हो जाते हैं, उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। तो जिसके साथ छेड़खानी होगी तो आप बचाओगे तो उसी को। भाई कितने लड़के बाहर निकल के आते हैं कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, पहला तो इसका मतलब आपको परसेंटेज देखनी पड़ेगी किन लोगों को बचाने की जरूरत है। जिनको बचाने की जरूरत है उनके फेवर में अगर कानून है तो ठीक है, नहीं है तो उनके लिए बनाना पड़ेगा। तो वो कानून तो बनाए इसलिए थे। भाई रेप के जितने भी केसेस होते हैं उसमें किसके अगेंस्ट आते हैं? लड़कियों के अगेंस्ट कर रहे हैं ना, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई और स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, ऑलमोस्ट एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ इस तरह का केस ना होता हो, हर स्टेट है। तो जिनके अगेंस्ट इस तरह के क्राइम हो रहे हैं तो बचाया तो उनको जाएगा ना। सही बात है। तो कानून इसलिए आए थे। अब होता क्या है कि जब कानून आएगा तो उसका यूज और मिसयूज दोनों होगा, तो उसका मिसयूज भी होने लग गया। अब मिसयूज कौन कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं रिवेंजफुल हो जाते हैं। अब जैसे आपने बोला कि कानून की बात है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पति इज नॉट द विक्टिम। पत्नी बहुत सारे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेगी, रेजिडेंस ऑर्डर ले लेगी, मेंटेनेंस क्लेम कर लेगी आपके, और जो कहते हैं ना इंजंक्शन ऑर्डर है वो भी ले लेगी, स्त्रीधन भी ले लेगी। पति बोलेगी डोमेस्टिक वायलेंस तो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी ये केस फाइल करूंगा, वो फाइल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस कानून के अंदर पति जो है वो दैट इज नॉट कंसिडर्ड विक्टिम। सेम जैसे आपका रेप का केस होता है, उसके अंदर मेल जो है विक्टिम नहीं हो सकता, फीमेल होती है। छेड़खानी का केस है, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसमें जो लड़का है वो सिर्फ अक्यूज्ड हो सकता है, वो विक्टिम नहीं हो सकता। लड़की अगर लड़के को छेड़ देगी तो लड़का सेम सेक्शन में ऑफिशियल थाने में जाके खड़ा हो जाए कि मेरे को छेड़ा, तो भी कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि एफआईआर ही नहीं होगी, कोई है ही नहीं, मतलब कोई एक्ट प्रोविजन ही नहीं है।
सेम सेक्शन के अंदर आप लड़का अगर लड़की किसी लड़के को छेड़ देगी तो वो लड़का कितनी भी कंप्लेंट फाइल करता रहे, वो लड़की के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करवा सकता, क्योंकि वो कानून ही नहीं है। तो कानून नहीं तो क्या करेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। और डोमेस्टिक में सेम चीज है कि भाई अगर उसने मारा तो एफआईआर, तुमने मारा तो कुछ नहीं। बिल्कुल। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कोई भी लड़का है, वो किसी लड़की को गाली देता है तो उसको जेल हो सकती है। लड़की अगर उस लड़के को गाली देती है, सेम गाली दे दे, सेम जगह पे खड़ी होके और सेम टाइम पे, तो लड़की के अगेंस्ट एफआईआर नहीं होगी। ये भी कानून है। तो सिचुएशन तो बहुत अलग अलग तरह की है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की अगर आप बात करोगे तो उसमें लड़की कैन ओनली बी द विक्टिम, जो जेल है वो 10 साल तक की है। वो जैसा आपने कहा कि भाई लड़के ने मना कर दिया कि अपना अफेयर तो चला लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, तो लड़की कर देगी। लड़की करती और है। अगर लड़का कह दे कि यार तूने भी वादा नहीं किया तो दूसरी शादी कैसे कर रही है, तो कर सकती है वो। हाँ, वो कर सकती है, वो एंजॉय करेगी। लड़का नहीं कर सकता, लड़का जेल जाएगा, लड़की नहीं जाएगी। लड़की बेवफा हो सकती है, लड़का नहीं हो सकता। लड़का बेवफा हुआ तो केस, लड़का बेवफा है तो जेल। तो सोनम गुप्ता बेवफा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसकी जगह कोई दूसरा सुमित गुप्ता होता तो उसको जेल है। हाँ, गुप्ता जी अगर होंगे तो जेल हो जाएगी। क्या बोलूंगा। अच्छा, एलुमनी को लेके मैंने कुछ सारे क्वेश्चंस बनाए थे कि एलुमनी, क्योंकि सबसे बड़े मतलब डिवोर्स के बाद जो सबसे दुनिया समझती है कि डिवोर्स का होता क्या, यही होता है। तो इसमें कुछ केसेस है, इसमें यस नो आप बताना। मेल को इन केस में भी एलुमनी देनी पड़ेगी क्या? वन, डिवोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि गलती वाइफ की थी। वाइफ का चाहे वीडियो है हमारे पास कि यार ये डोमेस्टिक वायलेंस भी करती थी, या फिर ये करेक्टर भी था, इसका अफेयर था, जो भी गलती वाइफ की है, बंदे ने प्रूव कर दी, तो भी उसको एलुमनी देनी है, देनी पड़ेगी, तो भी देनी पड़ेगी। अगर मान लो वाइफ कैपेबल है, लड़के की सैलरी 50,000 है, लड़की की 2 लाख है, अब क्या अब भी लड़के को नहीं, अब नहीं देनी पड़ेगी। अब नहीं देनी पड़ेगी। अगर वाइफ लड़की अगर वाइफ जो है सेल्फ सफिशिएंट है, अच्छा कमा रही है, तो एलिमनी जो है वो नहीं देगा, तो नहीं देनी पड़ेगी। लड़का किसी कारण से, क्योंकि वो कोर्ट केस के चक्कर में उसको जॉब से निकाल दिया, नई जॉब मिल नहीं रही, वो बेरोजगार बैठा है, अभी भी देगा? देना पड़ेगा। चाहे तुम रिक्शा चला के लाओ या फिर मजदूरी करके लाओ, लेकिन आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा, उसने शादी, मान लो 10 साल शादी चली, 10 साल की शादी के दौरान उसने उसको आईफोन भी गिफ्ट किए, गोल्ड ज्वेलरी भी गिफ्ट की, डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट किया, घुमाया फिराया, उसका खर्चे का कोई हिसाब लेन देन, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पैसा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो जीरो मान लिया जाएगा। अब एलिमनी और मेंटेनेंस जो है वो बाद में दी जाएगी, बाद के हिसाब से। अगर आपने पहले बहुत खर्चा किया हुआ तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि एलिमनी कितनी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, आपने पहले कितने आईफोन दिए हैं तो आगे कितने आईफोन मिलने चाहिए, वो कंसिडर हो सकता है। अच्छा, उसका लेवल की, आज की तो आदत है हर साल आईफोन लेने की। अरे महंगा फोन ले रहा है ना, तो साल में 2 पैसे ट्रिप तो करती हैं। थी उस हिसाब से। और क्या? तो अगर ज्यादा खर्चा किया था तो उसको तो भूल जाओ, और अब ज्यादा एलुमनी देने को तैयार हो। अच्छा, कई केस में 50-50 होता है कि मैंने प्रॉपर्टी ली, 50 मेरे नाम पे, 50 उसके नाम पे, तो उस केस में उसका 50 उसके पास ही रहेगा या वापस ले सकते हैं? नहीं, उसका 50 उसके पास रहेगा, आपका 50 आपके पास रहेगा। लेकिन अगर वो चाहेगी तो आपको उस घर से बाहर निकाल सकती है और वो उस घर को रहने के लिए यूज कर सकती है। आप उससे किराया नहीं मांग सकते अपने हिस्से का। बच्चे की कस्टडी का बहुत ज्यादा केस होता है, हमेशा मोस्ट ऑफ दे देखते हैं कि बच्चे वाइफ के साथ जाते हैं, तो उस केस में कभी ऐसा होता है बच्चा पति के साथ भी रह ले? ऐसा होता है, देखो कानून में तो प्रोविजन ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ देखोगे तो कम से कम 90-95% केसेस में जो बच्चे की, माइनर बच्चे की कस्टडी वो माँ को ही मिलती है। ठीक है, लेकिन बड़ा इशू है, मतलब क्या बताऊँ, माइंडसेट वाला इशू है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो 90% पति हैं या जो फादर हैं वो बेकार हैं, वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। तो ये एक सोसाइटल वो कहते ना कि माइंडसेट बन गया है कि पत्नी को ही आपकी जो इसके बच्चे की कस्टडी वो मिलनी चाहिए। अदरवाइज बहुत अप्रोप्रिएट केसेस होते हैं जहां पति भी डिजर्व करता है और उसको मिलनी भी चाहिए और कई बार मिलती भी है। अगर फॉल्स केस कोई वुमन लगा देती है हस्बैंड पे या किसी पे, तो वो अगर गिल्टी पाई जाती है तो अब पता चला, प्रूव हो गया कि यार ये जो झूठ बोल रही है ऐसा नहीं था, तो उस केस में उस पर एक्शन होता है? बिल्कुल हो सकता है। उसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, क्रॉस कंप्लेंट भी फाइल हो सकती है, जेल टर्म भी हो सकती है, फाइन अमाउंट भी हो सकता है। लेकिन जब आप पूरा केस लड़ लोगे, केस जीत जाओगे और ये प्रूव कर दोगे कि वो झूठ बोल रही थी, उसके बाद वो केस शुरू होगा। तो अगर मान लो 7-8 साल आपने पहले केस में दिए तो अगले 5-6 साल उस दूसरे केस में देने के लिए तैयार रहो, तो इतना टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, प्रोविजन है, प्रोविजन है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि अभी मैं जो भी आजकल सोशल मीडिया पे शायद अतुल सुभाष केस के बाद या आगे भी चीजों में चल रहा है कि सेक्शन जो 398A है, इसका मिसयूज हो रहा है। और मिसयूज ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति, किसी एक लेडी ने यूं ईयर कर लिया, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, बकायदा गैंग बने हुए हैं, पूरा ग्रुप का ग्रुप बन रहा है कि जिनका काम ही है कि चलो अपन इस बहाने से, एक कोई साथ में 3-4 लोगों ने गैंग बना लिया, एक लेडी को पकड़ लिया, और अब बस वो कंटिन्यूस बेसिस पे सीरियल
उस हिसाब से कर रहे हैं, तो इसका मिसयूज हो रहा है बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। आप न्यूज़ उठा के देखोगे तो आपको ऐसी लेडीज भी मिल जाएंगी जो 6-6, 7-7 शादियां कर लेती हैं सिर्फ एलिमनी लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, कि आपने पहली शादी की, फिर केस किया, फिर पैसे लिया, दूसरी शादी की, फिर केस किया, फिर पैसे लिए। उसमें कोर्ट कंसिडर नहीं करता कि भैया 2 बार तो ले, जो पहले वाले से अगर पैसे ले लिए एलुमनी के, तो आपने कहा ना दूसरी शादी करने के बाद तो उसका बंद हो जाता है। पहले वाले का जो है मेंटेनेंस का राइट है वो जो खत्म हो गया पहले वाले से, तो दूसरे अब से दूसरे ले शुरू हो जाएगा। तो उसको दूसरे शुरू क्या करना, पहले से मिल ही रहा था उसको। तो मिल नहीं रहा था, जब तक मिला ना, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, उसके बाद क्या करोगे? अगर आपने दूसरी शादी की है, चाहे लड़के लड़की की दोनों में से दोनों की दूसरी शादी है, तो भी सेकंड वाइफ का भी उतना ही राइट है ना पैसे लेने का, तो मेंटेनेंस ले सकती है आपसे। कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आपकी शादी सेकंड या थर्ड है तो आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते, एलिमनी नहीं ले सकते। अब जैसे अगर अब ये प्रूव हो गया, एक प्रूवन केस है कोर्ट के सामने गया 498 का, हाँ। तो एक ग्रुप ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, तो इसमें कुछ अब सरकार इसको अमेंडमेंट या कुछ सोच रही है इसमें, या करना चाहिए आपको? सरकार कर ही नहीं सकती इसको अमेंड, सरकार के पास इंटेंट नहीं है। आज की तारीख में अगर सरकार एक भी ऐसा कानून लेके आएगी जो लगता है कहीं ना कहीं फीमेल्स के अगेंस्ट है, तो उनके लिए सबसे बड़ा डर है उनका वोट कट जाएगा। तो कोई भी सरकार हमारे देश में इस तरह का कानून नहीं लेके आ सकती जो बोलेगी कि 498 के मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको हटा दो। कोई नहीं हटाएगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर जेन्युइन केसेस में किसी भी लेडी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो जिसने भी गलत किया उसको सजा दो। लेकिन हमारे यहाँ देश 2 तरह का है, एक रूरल देश है, एक अर्बन एरिया है। अर्बन एरियाज में इस तरह के केसेस आते हैं, उसका मिसयूज होता है। रूरल एरिया में इस तरह के केसेस एक्चुअल होते हैं, मारपीट एक्चुअल होती है, लेकिन 80-90% केसेस में वो लेडी कोर्ट कचहरी पहुंच ही नहीं पाती, रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही है। तो जहां उसका बेसिकली कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वहां उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, और जहां उसका मिसयूज होना नहीं चाहिए वहां मिसयूज हो रहा है। तो ये तो दो धारी, मतलब एक तरह से डायलेमा है, यू आर स्टक बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। वो जब भी बात करता है ना कि सशक्तिकरण की बात आती है, तो जो ऑलरेडी सशक्त है वो मिसयूज कर लेते हैं, जो अशक्त है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसलिए जब तक किसी भी फीमेल के साथ किसी भी एरिया में कुछ गलत हो रहा है तब तक इस कानून की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी, चाह के भी नहीं बदलेगी। अगर किसी का मन भी कर जाए ना कि इसको बदल देते हैं, तो उनको तैयार रहना चाहिए कि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो हम पावर में नहीं आएंगे। तो चलो इसको नहीं बदलते, इसको रहने देते हैं। एक और इसी तरह का एक्ट जो मैन के प्रोटेक्शन के लिए ला सकते हैं, कैसे ले आओगे? आप नहीं ला सकते ना। एक तरफ तो आप बोलते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जैसे, हाँ होना ये चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर थोड़ी न्यूट्रलिटी लेके आओ, थोड़ी सी, लेकिन वो भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमारे पास जब भी हम बोलेंगे कि कोई भी ऐसा कानून आ रहा है जो महिलाओं के राइट्स को छीन रहा है, तो पहला पूरा देश खड़ा हो जाएगा, दूसरा शेम वाला सिस्टम हो जाएगा कि सरकार बेकार है, तीसरा जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं वो और खड़े हो जाएंगे, और चौथी चीज़ ये है कि जिन फीमेल्स को लगेगा कि हमारे राइट खत्म हो रहे हैं तो वो वोट देना बंद कर देंगे उनके आप फेवर में। तो ये ना बहुत बहुत बड़े फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आदमी के हित के बात भी नहीं हो सकती, अगर बात भी होगी तो टेंशन हो जाएगी सरकार को। ऐसा नहीं, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं मैसेज करती हैं कि आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हमारे हिसाब से भी कानून जो है न्यूट्रल रहना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि किसी फीमेल को कोई राइट मिला हुआ है और उसका राइट छीनना नहीं चाहिए, तो उसमें ये भी सोचना चाहिए ना कि जब हम बात करें, जैसे आपने बोला कि ये तो मर्दों के खिलाफ कुछ नहीं है, अभी किसी से कुछ टाइम पहले मैं बात कर रहा था, उसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, ही सेड कि यार ये तो मर्दों की प्रॉब्लम है, मर्दों की प्रॉब्लम है, ये मर्दों की क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अब मान लो कोई किसी घर की बहू अपने पति के खिलाफ केस डालती है, तो सिर्फ पति को थोड़ा ना लपेट रही है, वो अपनी ननद के खिलाफ भी केस डाल रही है, वो अपनी सास के खिलाफ भी केस डाल रही है, जो उसकी जेठानी देवरानी है उनका नाम भी लिख रही है, तो फीमेल के अगेंस्ट भी तो केस फाइल कर रही है। तो दिस इज बेसिकली सोसाइटल प्रॉब्लम। तो जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, अब आज कोई घर की बहू उठ के आ जाएगी कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जेठ देवर ने ऐसा कर दिया। अब मान लो 2 महीने बाद उस लेडी की भाभी इस लेडी के भाई के खिलाफ अगर कोई केस करती है, तो अब उसको कैसा लगेगा कि मेरे भाई के खिलाफ झूठा केस हो गया। तो होता क्या है कि जब कानून ने आपको कोई चीज दे दी तो दैट बिकम्स अ राइट कि मुझे तो मिलना चाहिए, कानून में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा सिंपल सा, आपने बहुत सारी रील देखी होंगी, उस रील में क्या कहते हैं? दहेज लेना देना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कानून में लिखा हुआ, नहीं तो जेल हो जाएगी। अब मैं कहूँ कि एलिमनी लेना देना, तो उस पर कोई नहीं बात करेगा, वो कहेंगे ना गलत है ना सही है। कोई बहुत कम लोग हैं जो ये बात बोलेंगे सही गलत। जबकि होना क्या चाहिए, दहेज लेना देना जो वो भी पैसे का काम है और एलिमनी भी पैसे का काम है।
एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि कानूनी अपराध है और दूसरी तरफ कह रहे हो मेरा राइट है। तो हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दहेज के खिलाफ है, एलिमनी के फेवर में। तो दोनों तरीके से मारे गए। तो देंगे नहीं और टूटेगी तो ले लेंगे। बिल्कुल, ये तो दो तरह। तो ये तो आदमियों के लिए जो, अगर अभी एक जो बीच में आ रहा है यूथ में कि एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं कि यूथ शादी नहीं कर रहा, दूर भाग रहा है या लेट कर रहा है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो ये भी हो सकता है। ये अगर आसपास पड़ोसी में देख रहा है कि हमारे मोहल्ले में फलाने भाई साहब के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो आदमी को तो आत्मा कांपेगी शादी करने में। फिर आदमी की आत्मा तो पहले भी कांप रही थी, आज भी कांप रही है, आने वाले टाइम में भी कांपेगी। अभी तो इस बात का भी डर है कि किस तरीके से देश खतरे में, कांपता तो आप भी उसमें भी हो। किसी भी रेड लाइट पे जाके, अभी जो बंगाल में चल रहा है, जिस तरीके की हिंसा चल रही है, अगर आप ये नहीं बोलोगे कि ये मुस्लिम वायलेंस है, लेकिन एंटी हिंदू तो है। अब फोर्सेस तो काम कर रही है ना, तो कांपता तो आदमी कहीं ना कहीं रहेगा। तो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, उस तरह की सिचुएशन में अगर सब चीजें हटा भी दो, सारा डर का माहौल हटा दिया जाए, तो भी आपके मन में एक डर तो रहेगा ना कि पर्यावरण खराब है, सांस की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, खाना बेकार है। तो कांपना तो आपका कहीं नहीं गया, कानून उसके ऊपर रखा हुआ है, कानून जो उस कांपने को बढ़ा देता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि आदमी, जो लोग जितने भी हैं, वो शादी करने से पहले, वैसे पहले शौहर होने था, डबल ट्रिपल शौहर हो जाओ, तुम एकदम अंतरात्मा का मिलन है तो है, नहीं तो फिर कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है। ऐसे भी नहीं, देखो यार, अब पता क्या है, ये हम लोग सोचते हैं चीज, लेकिन आप एक चीज सोचो, अब हम बात कर रहे हैं कि डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं, भाई डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए, डाइवोर्स के केसेस बढ़ गए। अब एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो शादी से पहले जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजिकल रिलेशन बहुत बढ़ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। तो अगर शादी का डर ज्यादा होता तो इस तरह के रिलेशन कैसे बन जाते? डर है, लेकिन हमें डर से आगे जीत दिखाई देती है, डर में कूदना पसंद है, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं लोग। अच्छा, लिव इन की बात है, लिव इन इलीगल है इंडिया में अभी? लिव इन जो है वो इलीगल नहीं है, लीगल है, मतलब लीगल है, आप लिव इन में रह सकते हो। ठीक है। और आप, कोई कानून नहीं है जो ये बोलेगा कि लिव इन में आप नहीं रह सकते, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। लिव इन में दो जने रह रहे हैं, दोनों अनमेरिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है। दोनों में से एक मैरिड है, हस्बैंड, मतलब एक बंदा है, उसकी ऑलरेडी शादी भी है, वो दूसरी के साथ लिव इन में और रह रहा है, प्रॉब्लम है? मैरिड आदमी किसी भी फीमेल के साथ लिव इन में रह सकता है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। अडल्ट्री जो है वो कोई कानून, अब ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो पहले हुआ करता था, उसमें कोई जेल नहीं है। तो अगर कोई मैरिड आदमी किसी फीमेल के साथ, किसी अनमैरिड लड़की के साथ लिव इन में रहता है तो उसमें जेल नहीं होगी, अनलेस वो लड़की बोल दे कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी है या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया है। तो अच्छा, उस पत्नी को पता पड़ जाए तो वो शायद डिवोर्स वाला केस में उसको कर सकती है, वो अलग है, वो डाइवोर्स केस ले सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर ले। अगर ये चीज पत्नी को नहीं पता है तो वैसे कोई केस प्रॉब्लम नहीं है। तो पत्नी को तो वैसे भी कौन बताना चाहेगा? अरे मतलब जब तक नहीं पता, मतलब पुलिस वाले को पता पड़ गया ये दोनों है तो वो उस पर कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पुलिस वाला, पुलिस नहीं कर सकता, पत्नी कर सकती है। पत्नी तो जो चाहे कर लेगी, लेकिन पत्नी भी अपने पति के खिलाफ कर सकती है। उस गर्लफ्रेंड के खिलाफ पत्नी भी ज्यादा लीगल एक्शन नहीं ले सकती। जब लड़की ने फॉल्स प्रॉमिस का लगा दिया तो उस पर तो काम बनता है, तब तो वो कर सकता है, तब तो रगड़ेगी ना वो। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां आप लिव इन रिलेशनशिप में 30-30 साल से रह रहे हो, 30 साल बाद लड़की आती है, लड़की का अब तो लेडी बन गई, हाँ, तो वो आके एफआईआर करवा देती है कि 30 साल से मुझे शादी का झूठा झांसा दे रहा है और मुझसे शादी नहीं कर रहा और मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटी कर ली। तो 30 साल से शोषण हो रहा है, 30 साल से शोषण हो रहा है। और पहले मैं इसकी कंपनी में नौकरी करती थी, अब इसे मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का शायद एक केस था, उसमें किस तरीके का केस आया था कि 30-35 साल बाद एफआईआर हो गई थी, तो बाद में क्वैश हो गया था वो। लेकिन इस तरह की एफआईआर भी होती है कि भाई 30 साल से हम रिलेशन में चल रहे हैं और आज मेरे को पता लग रहा है कि तो जो शादी का इसने 30 साल पहले वादा किया था वो झूठा था। हाँ, लेकिन पुलिस के तो हाथ बंधे हुए ना, तो जाते क्यों एफआईआर करेगी, तो पुलिस को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। तो अच्छा, 30 साल तो ये तो एक्सट्रीम केस हो गया, लेकिन अगर 3 साल वाला केस होता है तो बंदा आराम से, फिर तो मतलब एफआईआर भी क्वैश नहीं होगी, फिर तो 3 महीने वाला हो, 3 महीने वाला हो, उसमें भी हो सकता है, 3 हफ्ते वाला भी हो सकता है, तो उसमें भी हो सकता है। एफआईआर तो हो जाएगी। लड़की ने अगर जाके बोल दिया कि हमारा फिजिकल रिलेशन था, या तो इसने मुझे शादी का झूठा झांसा दिया था, या फिर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, बस, तो आपके पास कोई भी प्रूफ हो। अच्छा, उनका वर्बल स्टेटमेंट ही बहुत है, वर्बल स्टेटमेंट आपको जेल भेजने के लिए बहुत है, कोर्ट ही भी मान के चलेगा। और अगर वो फॉल्स एक्यूजेशन हो तो पता कैसे पड़ेगा और बंदा बचे कैसे उससे? तो फॉल्स एक्यूजेशन से पता लगेगा कि आपके व्हाट्सएप चैट क्या थे, आपके लिविंग रूम में कैमरा कहाँ लगा हुआ था, उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है, आपकी एक दूसरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं है, किस तरीके से आप बिहेव करते थे, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें होती है, दोस्तों की गवाहियाँ हो सकती हैं, आपने कोई लिखित में साइन कर रखा था कि नहीं किया, तो 50,000 चीज़ें उस पर। तो लेकिन वो प्रूव कर भी दोगे अगर आप कि ये लड़की ही झूठ बोल रही है, तो 99% केसेस में उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
आप बस जेल से बच जाओगे, आप आने वाली लाइफ जो है उसको जी लोगे, लेकिन पुराने की कंपनसेशन आप सोचोगे आपको मिलेगी, वो नहीं वो मिलेगी। नहीं तो अगर मान लो लिव इन में अगर कोई फीमेल रह रही है साथ में 3 साल से रह रही है, तो उसके राइट्स जो भी हैं XYZ और जो पत्नी के राइट्स है क्या सेम है या डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है मेन? देखो, लिव इन में अगर कोई आपके साथ रह रही है और आप लोगों के साथ ये सामने प्रेजेंट करते हो कि हम मतलब एक तरीके के मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो राइट है वो तो आपकी गर्लफ्रेंड को मिल जाएंगे। ठीक है। कि रेजिडेंस राइट मिल गया, उसमें प्रोटेक्शन राइट मिल गया, मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। पत्नी के पास जो एक्स्ट्रा राइट होते हैं बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी में राइट आपकी पत्नी को मिलेगा, गर्लफ्रेंड को नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी का राइट जो है प्रॉपर्टी वो का नहीं राइट वो मिलता सिर्फ पत्नी को मिलता है। वो मिलता है। हाँ। बाकी उसके प्रॉपर्टी के राइट को अगर मैं छोड़ दूं तो जो गर्लफ्रेंड लिव इन में रह रही है, जो वाइफ है, लगभग राइट सेम ही है। हाँ, लगभग सेम है। वो मेंटेनेंस से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो पूरा maintenance भी डोमेस्टिक क्लेम कर सकती है, वो आपके घर में रह भी सकती है, वो सारी चीजें कर डोमेस्टिक सकती है। वायलेंस एक्ट में जितने प्रोविजन है हाँ। वो सारे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो उसमें आपका प्रोटेक्शन राइट हो गया, अगर वो रहती है तो रेजिडेंस राइट हो गया, मेंटेनेंस का राइट हो गया, जो उसकी ज्वेलरी वगैरह उसके पाप ने ले ली होगी वो छीनने का, उसका वापस लेने का राइट हो गया। अगर आप उसको वहाँ नहीं रखते हो तो वो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन भी क्लेम कर सकती है, आप किराया भी भर सकते हो उसके रहने का। कई जैसे अभी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है कि यंगस्टर रिलेशनशिप भी अवॉइड कर रहे हैं कि भाई वो चाहे बम्बल टिम्बर कुछ चीजें हैं, वो कह रहे हैं भाई सब जाना ही नहीं, हम अकेले ही बहुत है। ठीक है। या फिर कई लोग रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, कई लोग रिलेशनशिप में है वो शादी में नहीं जा रहे। तो सोसाइटी किस तरह से इफेक्ट हो रही है फिर? सोसाइटी किस तरह से इफेक्ट नहीं हो रही है? नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। आप जब तक आपके मन में इस तरह की अप्रीहेंशन रहेगी तो एक आदमी दूसरे बंदे पे भरोसा ही नहीं कर सकता। भरोसा नहीं करेगा तो आप एक कोहेसिव सोसाइटी कैसे मेंटेन करोगे? आप एक ग्रुप में जा रहे हो और उस ग्रुप में आपकी किसी लड़की से सिर्फ कहा सुनी हो गई, ना आपने हाथ मारा, ना टच किया, ना कुछ किया, और वो 112 नंबर पे कॉल करती है कि इसने मेरे छाती पे धक्का मार दिया, तो पुलिस आएगी, FIR करेगी, आपको उठा के ले जाएगी। तो एक तरीके से जो डर का माहौल है, जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने वाली चीज़, वो खत्म होती चली जाएगी। तो वी विल लिव इन अ सोसाइटी विच विल नॉट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। और इस तरह की सोसाइटी कभी अच्छी नहीं होती। आप दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो, भरोसा तो करना पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे? क्योंकि ये मान लो रिलेशनशिप और शादी है कि भरोसे की तो चीज है। हर चीज़ भरोसे पे। शादी हो गई, रिलेशनशिप हो गया, यारी दोस्ती से बड़ा भरोसा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अगर आपका ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप है तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो दोस्ती का भी मायना क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो सकता। और सर इस पे सोशल मीडिया कितना रिस्पॉन्स है? सोशल मीडिया में जिस तरह की आजकल भाई वन नाइट स्टैंड, पहले बॉडी बहुत हो रहा है, वन नाइट स्टैंड हो गया, बॉडी काउंट वगैरह जैसी बातें चलती है, इसका क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया में? इंस्टाग्राम जिस तरह का कंटेंट दिखा रहा है या किसी भी सोशल मीडिया पे रील पे इसी तरह की चीजें एल्गो में ज्यादा बढ़ रही है, इसी का मेन कारण है क्या? देखो, सोशल मीडिया पे क्या है कि कोई भी चीज़ें होती हैं, आज को आपको ना एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। तो आदमी पैसा कमाने के लिए भी सोशल मीडिया पे आता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पोर्नोग्राफिक कंटेंट के एवज में पैसे मिलते हैं, तो लोग उस तरफ भी जा रहे हैं। तीसरा, जितना भी सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही है उनका गेम सिर्फ इतना है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है उसको कैच किया जाए। तो उसके लिए जो कंपनीज हैं वो अपने एल्गोरिदम पे खेलती हैं। आप जो देखना चाहोगे उसको दिखाते रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे सको। आपको वो चीज़ दिखाई जाएंगी जो आपने एक बार देख ली और आपके माइंडसेट को धीरे धीरे तब्दील कर दिया जाएगा। देश का पूरा इलेक्शन चेंज हो सकता है सोशल मीडिया से, तो लाइफ कितनी चेंज होती होगी। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता सही है गलत क्या है, उनको जो चीज़ दिखती रहेगी उनका माइंडसेट वैसा होता चला जाएगा। आजकल ऐसे भी केसेस आने लगे हैं जहाँ माइनर बच्चे एक दूसरे के ऊपर फिजिकल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं जो पहले कम होते थे। तो वो कैसे आ रहा है? क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, देखो सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करो तो, लेकिन अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर दे तो लाइफ बर्बाद कर देती है। तो जो आने वाले टाइम में जिस तरह की सोसाइटी चल रही है तो सोशल मीडिया का तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार काम भी कर रही है इस पे। भाई लोग बात करते हैं, लेकिन जैसे सोशल मीडिया के बेनिफिट एक्चुअली क्या, आदमी पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, आपने भी कहा, मैं को भी कोई पूछेगा मैं भी ऐसे बोलूंगा, नहीं सोशल मीडिया इतनी बुरी चीज नहीं है, नहीं चीज अच्छी है, तुम अच्छा काम में लोगे तो अच्छा करेगी और बुरा लोगे तो बुरा करेगी ना, वो तो न्यूट्रल ही है, टेक्नोलॉजी है ना। लेकिन गौर से अगर देखा जाए तो वो है नेगेटिव। भाई पॉजिटिव तो है कि पॉजिटिव करने के लिए बहुत ज्यादा आपका एफर्ट लग रहा है, तब जाके आप शायद पॉजिटिव कर पा रहे हो। आप न्यूट्रल बैठ जाओ तो नेगेटिव ले जाएगी। अगर आप मान लो ढूंढ के मोटिवेशन ढूंढोगे या बिजनेस ढूंढोगे तो वो आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप ढूंढते कुछ नहीं, आप कहते मैं तेरे भरोसे हूं, तो क्या दिखाता है? तो वो तो उल्टा ही दिखाता है मेजर। इसमें तो बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं लोगों की कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पे जाते हो कि आपकी एज कितनी, 18 साल का, इसको क्या दिखाओ? कम कपड़ों वाले बंदे दिखाओ, लड़कियां दिखाओ। उसके बाद अगर मान लो आपकी एज 35 साल की तो उसको क्या दिखाया
दिखाना है, इसको भी सेम दिखा दो, 50 साल के इसको भी ये दिखा दो, बिजनेस करने वाला इसको भी ये दिखा दो। अटेंशन स्पैन का गेम है सारा, ये तो सबको ही दिखा दो, सबको दिखा दो ये तो, और सभी देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, माइंडसेट इस तरह का हो गया कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की तरह एक्ट करना चाह रहे हैं कि हम मालदीव्स में हैं, हम छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आप किस तरीके का, और उन बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीडोफाइल्स हैं, जो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करें, जो आपके बच्चे को टारगेट करते हैं। अभी एक गेम आई थी कुछ साल पहले, वो कुछ ब्लू करके ना, हाँ, तो उसमें आया था कि भाई बच्चे जो हैं वो खुद को सेल्फ हार्म करना शुरू कर दिया था, सुसाइड कर रहे थे। दैट वाज बेसिकली साइकोलॉजिकल गेम। तो आप कितना बचा लोगे बच्चों को? और अपने यूथ के केस में जैसे मान लो कि अपनी मेरी एज 36 ईयर, मैं कह रहा हूँ 30 साल तक सोशल मीडिया नहीं था मेरी जिंदगी में, लास्ट 5-6 साल में आया, तो मैं तो, मेरे पास तो स्कोप कम है ना। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैं 15 साल का बच्चा है, कहता मेरी तो जिंदगी में जब से मैं समझदार हुआ, थोड़ा चलाना सीखा हूं, तब से फोन है। उसने तो बिना फोन के लाइफ ही नहीं देखी है, देख ही नहीं सकता ना। तो इस केस में सर अभी अपन एकदम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं इस पॉडकास्ट के। व्हाट इज योर मैसेज टू द वुमन, कि भैया आप औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस करंट परिस्थिति में, कि भैया मैम ये चीजों का आप ध्यान रखो, या आप पे ये जिम्मेदारियां हैं, या ये करना है या नहीं करना? तो पहली बात तो प्रैक्टिकल रहो। दूसरा कि अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो किसी के अगेंस्ट भी, तो आप ये सोचो कि कल की डेट में अगर आप रिसीविंग एंड पे हुए, आपका परिवार का कोई दूसरा रिसीविंग एंड पे हुआ, तो आपको क्या फील होगा। तो जो भी आपको करना है ये सोच के करो, क्योंकि इट इज़ अ थ्योरी ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी लाइफ का जो टाइम है, अगर आप सोचो कि मैं रिवेंज में इस अपने पति को, बॉयफ्रेंड को चक्कर कटवाऊंगी, सबक सिखाऊंगी, तो आप ये समझो कि जितना टाइम उसका जा रहा है उतना टाइम आपका भी जा रहा है। और भगवान ने सांसें जो है ना वो गिन के दे रखी हैं। तो अब वो सांसें आप कोर्ट कचहरी में जाके निकाल लो, या अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव करके निकाल लो, या मोक्ष की तरफ चले जाओ, या बिजनेस की तरफ चले जाओ, मर्जी आपकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदमियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भैया आप इस चीज का ध्यान रखो या उस चीज का ध्यान रखो? व्हाट शुड यू मैन डू? पैसा कमाओ खूब दबा के, ठीक है, इतना कमाओ कि कल की तारीख में कोई भी दिक्कत होती है तो उस पैसे से अपना टाइम खरीद सको, क्योंकि कोई किसी तरीके का भरोसा नहीं है। जिस दिन आप रिलेशनशिप में आते हो, जिस दिन शादी करते हो, उस दिन आपके जो स्पाउस या पार्टनर है उसका जो बिहेवियर उस दिन चेंज नहीं होता, वो चेंज होने में टाइम लगता है। तो जब आपको लगे कि इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, आप कहीं गलत दिशा में जा रहे हो, कोई आपके खिलाफ गलत कर सकता है, तो या तो उससे जल्दी से जल्दी निकलो। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपना लाइफ का टाइम बचा सको, अपनी लाइफ को और अपने परिवार वालों को बचा सको, आप उस मेंटल पीस को खरीद सको। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वरना दिक्कत रहेगी। जेल भी जाओगे, पैसा भी खर्च होगा, लाइफ भी खराब होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनेगा। सर, हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ चल रहे हैं। सिर्फ 2 सवाल से मैं इसका पॉडकास्ट का अंत करता हूँ। पहला सवाल कि अगर कोई व्यक्ति मेल रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है, उसको पता है कि ठीक है मुझे लड़की पसंद है बस, तो अब उसके साथ जब रिलेशनशिप में आ रहा है तो क्या चीज का ध्यान रखे लीगली, इमोशनली, रोमांटिकली तो वो है जैसा है, लीगली किस चीज का ध्यान रखे या रिलेशनशिप में आने से पहले, या जो व्यक्ति रिलेशनशिप में है अभी वो? देखो, पहले तो ये है कि आप अपने प्रूफ इकट्ठे रखो कि जिसमें लगे कि लड़की का भी कंसेंट है उस फिजिकल रिलेशन में आने का। ठीक है। अगर आप कोई व्हाट्सएप चैट सेव रख सकते हो, एसएमएस सेव रख सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग रख सकते हो तो रखो। दूसरा, कभी भी वो प्रॉमिस मत करो जो आपको फुलफिल नहीं करनी है। आप इस तरह की बात मत करो कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो उसके साथ बच्चों की, अपने आने वाली जनरेशन की, अपने घर बसाने की बातें मत करो। डोंट गिव हर होप्स किसी भी तरह की। और अगर आपको लंबा नहीं चलाना है तो बहुत लंबे टाइम तक उसको टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जितना जब ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होगा उतनी ज़्यादा रिवेंज होगी, और कानून अगर आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया तो फिर आपकी लाइफ जो है वो बचेगी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमेशा तैयार रहो कि आपके साथ शिट माइट हैपन। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आपको। ठीक है। एंड सेम क्वेश्चन गोस फॉर द सेकंड एंगल, मैरिज वाला, कि मैरिज करने कोई जा रहा है तो उससे पहले लीगली कैसे रेडी रहे, या शादी हो भी चुकी है उसकी तो लीगल एंड पे वो खुद को कैसे सॉलिड रखे? देखो, लीगली आप सॉलिड सिर्फ फाइनेंशियल रख सकते हो। ठीक है। आप अपनी जो इनकम है वो अपने नाम पे ना रख के, जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने मदर फादर के नाम पे बिजनेस करते हैं, आप लिमिटेड रखो। देखो, अच्छा चलेगा तो बहुत बढ़िया है, खराब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। शादी उसी से करो जिसके साथ आपका टेम्परामेंट मैच होता हो, क्योंकि सोसाइटी में ना
दो नई चीज़ें शुरू हो गई हैं कि हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है, या फिर हमारा कंपेटिबिलिटी इशू है जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले कभी हुआ ही नहीं, होता ही नहीं था। ठीक है। तो वो तो ये होता था कि बस ठीक है आज भी नहीं बन रही, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। शादी में तो होता ही है, ये ऐसे ही पहले होता ऐसे है, था, ऐसे था। ऐसे ही होता है यार, वो तो पति पत्नी तो तो ऐसे ही बर्तन करते है हैं। बजेंगे यार, हाँ, वो ये तो चलता होता था, था। लेकिन आज नहीं वो तो ऐसा। बजा देती है। अगर वो बर्तन बज गए तो वो आपके पूरे घर के बर्तनों को और आपके घर वालों को सबको बजा देगी। हाँ। तो उससे बचने के लिए ये ध्यान रखो, टेम्परामेंट अगर मैच नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो उस इशू को पहले टैकल करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखो शादी करने से पहले कि घर में चलती किसकी है, कि भाई कौन इंटरफेयर करेगा। जो अगर घर के अंदर पति पत्नी की आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई और जो रिश्तेदार हैं, घर के परिवार के लोग हैं, उनका इंटरफेरेंस हुआ, तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फाइनेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए। कई बार ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पे कहते हैं कि मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा। हमारा पैसा हमारा पैसा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों इंडिपेंडेंट हो, काम कर रहे हो, तो उस काम को इस तरीके से रखो कि जो पैसा है उसको भी ठीक से यूज किया जाए। लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो आपकी पत्नियां होती हैं, जो जनरली वो कहती हैं कि मेरे से पैसा मांग लिया घर के लिए तो मेरे पे तो ये अत्याचार कर रहे हैं। लड़कियों को भी समझना चाहिए ये। तो ये 2-3 चीज़ें तो ये हो गई। साथ में लीगली खुद को सिक्योर करने के लिए कोशिश ये रखो कि घर में किसी तरीके के कोई क्लेश होता है तो कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए आज आपका कोई केस बन गया, कोई कंप्लेंट हो गई, 1 साल बाद आपकी वाइफ ने अगर सुसाइड कर लिया किसी रीज़न से, क्योंकि हो जाता है ना कि भाई आपकी शादी इस जगह नहीं करना चाहते थे, करियर में इशू है, एक्स बॉयफ्रेंड परेशान कर रहा है, कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, सुसाइड कर लिया और शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लिया और पहले एक केस हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुकी है लड़ाई झगड़े की, तो आपके खिलाफ जो डाउरी डेथ का है वो केस बन जाएगा। तो जितना हो सके घर के अंदर सॉर्ट आउट करो। आपकी बेडरूम की प्रॉब्लम है, बेडरूम में सॉर्ट आउट करो, उसको सबके सामने गाने की जरूरत नहीं है। घर की प्रॉब्लम है, घर में सॉर्ट आउट करो। अगर रिश्तेदारी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो एक घर में रह के एक दूसरे का सर फोड़ने से अच्छा है कि दोनों अलग अलग घर में रहो और पीसफुली सेपरेट हो जाओ। तो हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा तैयारी इस चीज़ की करनी पड़ेगी कि कल की डेट में अगर कोई लीगल एक्शन हो गया तो उस लीगल एक्शन को संभालने के लिए फाइनेंशियली कितना वेल ऑफ हूँ मैं, कि अगर मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ी तो क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज एवरीवन प्लान्स के आदमी की प्लानिंग है कि हाँ यार बच्चे की पढ़ाई का ये है, शादी का, बच्चों की शादी का ये है, रिटायरमेंट का, घर का, ये ऐसा खर्चा है जो अनप्लान्ड आता है। हर खर्चे की SIP हो रखी होती है, इस खर्चे की कोई SIP एक SIP इसकी भी शुरू, सारी SIP खा जाता है। सारी SIP, ये प्रॉपर्टी खा जाता है, पूरा घर खा जाता है। तो इसकी भी एक SIP पहले डाल के रखो अलग से, बिना बताए। ये तो अफर्मेशन हो गई। बोले क्या कर रहा है ये SIP है किसकी और आपने नहीं बनी, अगर हुआ तो वो पता चला उसी दिन प्रूव हो गया। तो सर कुल मिला के अगर इसको मैं वैसे एक बातचीत करके, एक तो अवेयरनेस वाला पॉइंट है, तो मुझे अगर इसको मैं कंक्लूड या करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि पहली बात तो इनिशियली सुन के डर लगता है, जिसने आज तक कभी इतना सोचा नहीं, वो इतना मैसेज देख रहा, डर लगता है कि यार अरे यार अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो इतना बड़ा रिस्क है क्या। तो मैं देखता हूँ कि इसको अगर पॉजिटिवली आदमी सोचे, पर्सपेक्टिव दे, तो बोले इस बात को ऐसा समझो कि अगर जो छोटी सी मान लो मिस्टेक हुई है हमारे बीच में, एक हल्की सी दरार हुई है, तुम उस दरार पे बैंडेड लगा के आराम से ऐसे खुशी रहो। क्योंकि तुम दरार को अगर ज्यादा बांटने का कोशिश करोगे कि यार कोई बात नहीं, तो फिर वो इतना बड़ा नुकसान देगी कि पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। फटना नहीं चाहिए, पूरा फटना गुबार नहीं फटना तो भैया अगर सुबह अगर वो नाराज हो गई किसी बात से, शाम को जाके मना लो, शाम को नाराज हो गई सुबह जाके मना लो। तुम छोड़ो मत कि 2 साल छोड़ दिया, मतलब 2 दिन बाद मनाएंगे, 5 दिन मनाएंगे, मैं ही करूंगा, यही करूंगा, इसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो वो छोटा छोटा ईगो छोड़ो, अपने छोटे छोटी परेशानियां छोड़ो, छोटे छोटे खर्चे कर दो ताकि बड़े बड़े खर्चों से बच जाओ। अगर बड़ी प्रॉब्लम से बचना है तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। भाई वो कह रही है कि आप छोटा, यार आप हफ्ते में 1 बार डिनर करने चला करो। अब वो कह रहा है यार 2000 लगते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो बोले भाई तू अगर ज्यादा नहीं जाएगा तो इसी बात के 20 लाख भी लगेंगे। वेट क्यों करते हो, चला जा। वेट क्यों करते हो कि वो बोलेगी आप लेके जाओगे? हाँ ले जाओ, सरप्राइज दो ना, सरप्राइज जाओ कि हाँ चलो लेके चलते हैं, इससे पहले वो बोले। आप मूवी दिखाने ले जाओ, घूमने के लिए चले जाओ। देखो एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन नेचर है। आप एक दूसरे के साथ जितना टाइम दोगे, अच्छे से टाइम दोगे, जितना अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपका इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होगी। जितनी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होगी उतने आपके प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको साइकोलॉजिकली भी डील करना पड़ेगा। साथ में ये ईगो लेके नहीं चलने कि मेरे ससुराल वाले आ गए तो मैं बूम बना के बैठूंगा, वो भी नहीं ध्यान रखना है। भाई पापा मम्मी सबके बराबर होते हैं। तो जितना प्यार आपको अपने परिवार से है उतना आपकी पत्नी को भी अपने परिवार से उतना प्यार है।
पत्नियों को भी सोचना चाहिए कि मेरे सास ससुर नहीं है, वो घर के ही मेंबर हैं, सब चीजें, तो थोड़ा रीजनेबल होकर कुल चलना मिला है। के भैया आप ऐसा है कि तुम वैसे ही जेन्युइनली आपस में प्यार करो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमसे प्यार नहीं हो पा रहा तो पॉडकास्ट देख लो, तुम्हें अपने आप ही प्यार हो प्यार आ जाएगा। जाएगा सामने। विच मन से आई या फोर्स से आए, प्यार तो आ जाएगा। तो ये पॉडकास्ट आपको अवेयर करने के लिए भी है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अपन इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू विकास जी फॉर द अमेजिंग पॉडकास्ट। मोस्ट वेलकम फिर फॉर। मिले, और आपसे सर बहुत सारी बातें और भी करनी है, जैसे लॉयर्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इतने कोर्ट केस पेंडिंग कौन से हैं, कौन कितनी फीस ले रहा है, एंड नंबर ऑफ चीजें हैं, पर वो करेंगे कभी अगले पॉडकास्ट में। डेफिनेटली पार्ट 2 डेफिनेटली करेंगे आपके डेफिनेटली। साथ। थैंक यू।